तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से अक्टूबर बैच का दोस्तों स्वागत करता हूं। लास्ट वीक हम लोगों ने कोई नया एपिसोड सीखा नहीं था, नई लर्निंग्स नहीं की थी, पर हम सब लोगों ने तय किया था कि हो सकते हैं उतने कंपनियों के लेटेस्ट डेटा हम लोग यहाँ पे अपडेट करें ताकि हम लर्निंग को और शाइन कर सके। जो कंपनियों के नतीजे आ गए होंगे, अगर हम उनके नतीजे अपडेट करेंगे, देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि अभी के नतीजे क्या आए हैं, उसका ट्रेंड क्या चल रहा था और क्या उम्मीद करें, तो दोस्तों आपका बाइंग या सेलिंग का डिसीजन हो सकता है। राइट। तो मुझे उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने जरूर लास्ट वीक के नतीजे अपडेट किए होंगे। आप में से जो भी लोगों ने अपडेट किए हो, आप अपना चैट बॉक्स में अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो। हम लोग आपकी कंपनी को बारी बारी चेक करेंगे। राइट। मीनवाइल आप जो अपनी कंपनियां लिखो, यहाँ पे कुछ कंपनियां मैंने आपके एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी इनके नतीजे ऐड किए हुए, राइट, जिनके नतीजे आए हुए थे। जैसे यहाँ पे एचडीएफसी का बात हमारा लास्ट टाइम ऑलरेडी हो चुका था। राइट। डीमार्ट के नतीजे दोस्तों, राइट, हमने ऑलरेडी पब्लिश किया डीमार्ट। तो ये डीमार्ट में आपके सामने ओपन करता हूं। राइट। और देखो, कभी भी रिजल्ट पढ़ने की स्टाइल क्या है, ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनी के नतीजे आए उसको खोल के हमने रिजल्ट देख लिया ना बाइंग सेलिंग का डिसीजन किया, ऐसा नहीं। रिजल्ट से कंपनी का बाइंग सेलिंग तय नहीं होता है। वो तय पहले से होना था कि भी इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, क्या ये इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है कि नहीं है। अगर इंडस्ट्री अच्छी है, कंपनी अच्छी है, तो आपने बाइंग सेलिंग का डिसीजन बनाया हुआ है। अब करंट रिजल्ट जो आएंगे वो आपकी एग्जिस्टिंग ट्रेंड में गाइडेंस पुरवार कर, राइट। तो करंट ट्रेंड से डिसीजन नहीं आता है लेना है कि नहीं, करंट ट्रेंड से ये डिसीजन आता है कि यस आपको लेनी तो है ही, अभी आपको जल्दबाजी करके ले लेनी चाहिए कि थोड़ा वेट करना चाहिए। बराबर। तो कंपनी डिसाइडेड होती है पहले से कहां पे इन्वेस्ट करना है। तो एज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट डीमार्ट, ये डीमार्ट के नतीजे आप लोगों के सामने है। 2002 में दोस्तों खाली 2 स्टोर, 2012 में 57 स्टोर, आज 284 स्टोर इनके लास्ट ईयर थे, अभी 300 पार कर चुके हैं। तो इनकी पहली खूबी क्या है, ये लोग स्टोर बढ़ाते जा रहे हैं। कंपनी इज एक्सपांडिंग। अब देखो, सीधी बात है, स्टोर बढ़ेंगे, धंधा बढ़ेगा। इनका जो सेल्स एक जमाने में 2000 करोड़ हुआ करता था, जस्ट अभी आज से 10 साल पहले ये 30,000 करोड़ हो चुका, मतलब 10 गुना से ज्यादा धंधा 10 साल में बढ़ा। यू कैन से दे आर ग्रोइंग 1x एवरी ईयर। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बराबर ना, 10 साल में 10 गुना। प्रॉफिट इनके 61 करोड़ के 1600 करोड़ हो गए। अब देख सकते हो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। अभी 30,000 करोड़ का धंधा करने वाली कंपनी के लिए 40 करोड़ क्या होगा। ये जो इंटरेस्ट लिखा है वो भी इंटरेस्ट नहीं है। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे डेप्थ कितना है इस कंपनी पे, 0। सो दिस इज एब्सोल्युटली डेप्थ फ्री कंपनी, एब्सोल्युटली डेप्थ फ्री कंपनी, राइट। लेकिन फिर ये इंटरेस्ट काय का दिख रहा है, ये इंटरेस्ट दिख रहा है दोस्तों ये लीज लायबिलिटी का। देखा कि कंपनी पे 650 करोड़ की लीज लायबिलिटी है। कंपनी जो अपने डिपार्टमेंट स्टोर हो सकता है कि लीज पे ओपन करती हो, लीज पे ओपन करती हो, राइट, इनकी वजह से इनकी लीज लायबिलिटी रहती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। होता क्या है, जब बिल्कुल डेप्थ 0 होती है तो इंटरेस्ट पेमेंट कम जाता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है। आप देख सकते हो मार्जिन इनके कंपेरेटिव इस सेक्टर में दूसरी कंपनियों से बहुत अच्छे हैं। इसीलिए ये आईपीओ जो आया करीबन 600 पे, आज 5-6 हजार रुपया भाव हो गया इसका, राइट। सो यस, जिन्होंने भी पैसा लगाया कमाए, हम ये कह सकते हैं। हालांकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये महंगा चल रहा है। जब से आईपीओ आया ये 100 के नीचे तो इसका पी जाता नहीं। क्यों 100 के नीचे पी जाता नहीं, आपने देखा दोस्तों, ग्रोथ ही इनका अभी 10 साल में 10 गुना हो गया है। तो लोग जानते ही है कि दे आर हाईली ग्रोइंग, राइट, ग्रोथ बहुत अच्छा है। डेप्ट फ्री कंपनी है तो इनको पी वैल्यूएशन ज्यादा मिलते हैं, राइट। अब वैल्यूएशन हाई है, अच्छी कंपनी है, ग्रोथ कर रही है। ये अब तक की कहानी, राइट। रिसेंट ट्रेंड क्या है, फिर यहां से क्या देखने का,
चलो लॉन्ग टर्म देख लिया, 30% का इनका ग्रोथ है, 30% कगार का, राइट। रिसेंट ट्रेंड क्या है? रिसेंट ट्रेंड इनका ये कहता है कि भाई पिछले साल 26% का ग्रोथ था और मार्जिन 5% के थे, प्रॉफिट 56 का था। Q1 में 94% का ग्रोथ दिख रहा है। ये इसलिए था क्योंकि दोस्तों ये भी एक टच इंटेंसिव सेक्टर है और Q1 22 में वेव 2 था कोविड का, तो अफेक्टेड था, तो आपको ये फिगर बड़ी दिख रही है। बट यस 94% का ग्रोथ, मार्जिन 6.40, अच्छे मार्जिन। H1 में थोड़ा कूल ऑफ, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, गुड ग्रोथ, राइट। 59% ग्रोथ, मार्जिन 6.4, वैसे के वैसे रहे। अब देखो वैसे वैसे के वैसे रहने नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन कितना हावी हो गया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इनका इंटरेस्ट तो बढ़ने वाला नहीं, राइट, क्योंकि डेब्ट फ्री कंपनी है, पर चलो इन्फ्लेशन की इफेक्ट तो आएगी ना, पर वो इनके में Q2 तक तो नहीं दिखी थी। दोस्तों अभी जो नतीजे आए 9 मंथ Q3 के, उसमें डिमांड 45% दिख रही, राइट। तो 59 की 45, 6 महीने की 59, 3 महीने ऐड करो तो 45 हो जाती है। तो ये तभी होगा जब Q3 का ग्रोथ इनका हो सकता है 25 या 30% का आया हो, राइट। सही बात है ना, थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है डिमांड, फिर भी यस वी आर हैप्पी, 45% इज नॉट अ बैड ग्रोथ, इट्स अ गुड ग्रोथ। दोस्तों डिमांड में थोड़ी कमी है, चिंता की बात नहीं है, पर मार्जिन टूटे ये चिंता की बात। आधा टका से इनका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुआ है, राइट। तो मतलब इन्फ्लेशन इन पे भी हावी होने लगा, ऑलराइट। अब जब मार्जिन डिक्रीज हुए हैं, ये दोस्तों आपके एस्टिमेट बिगाड़े। ये हो सकता है Q3 के नतीजे आए उससे पहले आपने मार्जिन यहाँ 6.5% एस्टिमेट किए होंगे, तो इनके प्रॉफिट भी एकदम बढ़िया आते होंगे। अब जबकि आप 35% ग्रोथ पहले भी यही सोचा था, पर मार्जिन डिक्रीज किया तो प्रॉफिट आपका 60% आने का उम्मीद है, अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी आपने उम्मीद किया उससे कम हो गया। तो इससे क्या फर्क पड़ा? आपने जो एस्टिमेट लिए इस साल के कि भाई ये साल मैं मानता हूं 35% से धंधा बढ़ेगा, ऑलराइट। ये साल मैं मानता हूं, या कितना लिखा है 50%, राइट, तो यहाँ 50% आएगा। ये साल मैं मानता हूं 50% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, 50% से ईपीएस बढ़ेगा। हो सकता है हमारे पहले प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, तो 50% प्रॉफिट के हिसाब से 2400 करोड़ का मेरा प्रॉफिट का अंदाजा है, 37 का ईपीएस है, राइट। यहां पे मैंने जो पी है वो 75 लिया है, हालांकि हिस्ट्री कितना बताती है 100, पर ये हिस्ट्री शॉर्ट है दोस्तों, 4 साल से आप कभी कंपनी को नहीं जान सकते, राइट। ये आपको अंदाजा दे सकते हैं, देखो अंदाजा तो दे ही रहा है कि भाई इसका पी बहुत महंगा रहता है 100 का, राइट, पर इसने अभी अच्छा टाइम ही देखा है, बुरे टाइम भी आएंगे, पी उस समय कम आएगा। हमने थोड़ा डिस्काउंटेड 75 पी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलराइट। अब मूल बात 37 का ईपीएस, राइट, इसका मतलब ये फॉरवर्ड ईपीएस है, ये साल का खत्म होने तक हम उम्मीद करेंगे 37 का ईपीएस रहेगा, राइट, जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, राइट। तो इन डेटा के आधार पे इनका ट्रेल पी 98 बनता है। अब देखो 100 का पी देने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दे ही रहे 5 साल से, ये कभी 100 के पी से नीचे तो आता नहीं है एवरेज पी इसका, राइट। पर दिक्कत अभी क्या है कि भाई तुम्हारा ग्रोथ तो होगा 50% से, प्रॉफिट, अब प्रॉफिट के तो भरोसे अपन रह नहीं सकते, राइट। ये तो कल 25% भी हो जाए तो हमें पकड़ना पड़ता है सेल्स। अब 35% का हमारा सेल्स ग्रोथ है और पी 98 है, तो ये हमारे पैग रेशियो को बिगाड़ता है, राइट। ये दोनों मैच करना चाहिए, जितना ग्रोथ उतना पी। इस केस में पी ग्रोथ से
करीबन 3 गुना है ना, करीबन। तो डीमार्ट का सब अच्छा, सेल्स, प्रॉफिट, एवरीथिंग गुड, पर इनके वैल्यूएशन रिसेंट डिक्रीज्ड प्रॉफिट को सपोर्ट नहीं करते। तो देखो दोस्तों, दो चीज होनी चाहिए, दो चीज, प्लीज ध्यान से सुनना इन चीज जो मैं कह रहा हूं। ये वैल्यूएशन क्या तो नीचे होके 35 से 50% की रेंज में आ जाए तो ठीक है, या दूसरा ये ग्रोथ जो है वो बढ़ के पी जितना आ जाए। ऑलराइट, अब ये ग्रोथ तो अभी बढ़ना नहीं है क्योंकि नतीजे आ गए, अब 3 महीने बाद आएंगे, राइट। तो 3 महीने बाद ग्रोथ आएंगे, तो तब तक क्या ये करेक्ट होते होते थोड़ा नीचे आता है। तो इसने अपनी डाउन ट्रेंड फिक्स कर दी। इसका मतलब क्या, हमें चिंता करनी चाहिए? एब्सोल्युटली नहीं, ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड रहने वाली, राइट। लेकिन मैं कब उम्मीद करूं कि मेरा डिमांड वापस से पहले की तरह दौड़ने लगे? दोस्तों, मेरा ध्यान सेल्स पे रखने की कोई जरूर नहीं है डिमांड के केस में, क्योंकि ये अच्छा ही। ध्यान मुझे दोस्तों किधर रखना पड़ेगा? इधर। Q3 के नतीजे आएंगे, मुझे मार्जिन पे ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, मार्जिन अगर 5.9 से और गिर गए, 5.5 आए तो क्या? तो दूसरे 3 महीने गई भैंस पानी में, और 3 महीने बिगड़ेंगे, वैल्यूएशन और डाउन हो जाएंगे, बराबर ना। इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव चीज है, हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसा ना हो और आने वाले समय में प्रॉफिट वापस सुधरे। दोस्तों, मार्जिन के सुधरने से आपके एस्टिमेट सुधरते हैं और आपका जो शेयर नीचे 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 आता रहता है ना, उसमें यूटर्न लगता है। आपने देखा होगा हेवल्स में यही हुआ, सेल्स बड़े निराले है, बढ़िया है, पर मार्जिन कंटिन्यू डिक्रीजिंग मोड पे है। मार्जिन सुधरेंगे, शेयर दौड़ेंगे। चिंता की बात इसलिए नहीं क्योंकि धंधे जोरदार हो रहे हैं, हेवल्स के, एशियन पेंट के, पिडीलाइट के, राइट। सेल्स सबके अच्छे ही है, तो सेल्स की तो कोई चिंता ही नहीं है, पर ये मार्जिन डिक्रीज होना बंद हुए नहीं कि वो सब रॉकेट हो जाए, राइट। तो हमें इनके लिए क्या करना चाहिए? हमें इकट्ठा करना चाहिए। जस्ट अ मिनट दोस्तों, एक ही मिनट। बोलो प्रसाद, मीटिंग चल रहा है अक्टूबर बैच का, भेजा ना मैंने आपको, भेजा हुआ है पहले से। हाँ, ओके, सॉरी। चलिए, तो यहां पे कंपनी का ट्रेंड जान के हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉब्लम किधर है ये जानने के लिए मेजर कॉस्ट देख लेने का। कोई कंपनी के धंधे बहुत अच्छे बढ़ रहे हो या घट रहे हो, ये जानने के लिए सेगमेंटल रेवेन्यू देखने का, अगर कंपनी मल्टीपल सेगमेंट में काम करती है तो, राइट। हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट टाइम सीखा था, देखो कितनी बढ़िया बात है इस कंपनी में। मेजोरिटी स्टेक प्रमोटर का 25% बचा, उसमें आधा आधा हो गया दोनों का, तो रिटेलर के पास तो बहुत ही कम माल पड़ा हुआ, राइट। तो अच्छी कंपनी में यही होता है, जब आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी प्लेज नहीं होगा, बराबर ना। प्लेज वाली कंपनियों के हाल बुरे हो जाते। अभी अदानी का आजकल बहुत नाम चल रहा है ना। तो अभी ये कोई नई बात थोड़ी ना है जो हेजलबर्ग ने कही है, ये जग जाहिर बात है कि अदानी पे जबरदस्त डेप्ट है। ये अगर आप उनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो ये जीरो नहीं है, कोई भी कंपनी खोल के देख लो तो ह्यूज डेप्ट, राइट। तो इन्होंने क्या किया, ये हिडनबर्ग जो लोग है ये शॉर्ट सेलर है, इन्होंने फायदा उठाया। ये लोग हर देश में ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जिनको बदनाम करने में टाइम नहीं लग सकता है। बदनाम करेंगे, शेयर गिरेगा, फायदा उठाएंगे, निकल जाएंगे, राइट। यहां पे ऐसी कंपनियों में जैसे यहां पे मैं अगर अदानी पोर्ट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने लिखा और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाता हूं, राइट। आप देखोगे नंबर ऑफ शेयर्स प्लेज्ड 17%, राइट। तो मालिक के जो 65% शेयर है उसमें 17% ऑलरेडी गिरवे रखे हुए,
तो ऐसे समय पे अगर जहां पे गिरवी रखे हुए उनको डर लगेगा, उनको जरा भी शक होगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली, तो ये लोग पूरा माल बेचते, राइट। तो अफड़ा तफड़ी मच जाती। इनको पता है कि ये सब प्रॉब्लम होते हैं कंपनियों के, और ऐसे प्रॉब्लम में ये कंपनी फायदा उठाती है। कौन? हिडनबर्ग, राइट। तो हमें तो ये सब चिंता करने की कोई जरूर नहीं है। आपकी कंपनियां ज्यादातर ऐसी रहेगी दोस्तों। दिस इज अ वेरी गुड पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग। लेट मी राइट डाउन हियर, दिस इज डिमार्ट। ये डिमार्ट के मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ गया। आई कैन चेक हियर कितना प्लेज रखा हुआ है। प्लेज का कॉलम ही नहीं है, बनाया नहीं है। बनाया क्या? स्ट्रॉन्ग कंपनी, कोई चिंता ही नहीं ना, ऐसे में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, बराबर। पर रातों रात कमाने जाएंगे तो दुनिया भर का टेंशन रहेगा फिर, राइट। इसी हिसाब से अभी हमने ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा है, अब ये हफ्ते से हम लोग ये टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे, राइट। बट दिस इज द वे यू कैन रिसर्च ऑन एनी ऑफ द कंपनी, ऑलराइट। अब आपने जो भी कंपनियों पे काम किया है उस पे भी हम लोग डेटा देखेंगे। मैंने देखा आप में से कई लोगों ने काम किया हुआ है, सो दैट्स ग्रेट। और अभी मेरे को लगता है किसी ने हैंड्रेस किया हुआ था, हाँ, दीपक भाई, दीपक सोनावने, या कहिए सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड मुझे इवनिंग। हाँ सर, ये जानना था कि आप अभी बोल रहे हो कि कंपनी के डीमार्ट के मार्जिन बढ़ेंगे तो हाँ, शेयर का भाव यानी प्राइस अप हो जाएगा। तो बराबर है। अभी अभी ये जो मार्जिन के हिसाब से जो अभी भाव है 3500 रुपए का, तो वो हाँ, सही है सर? वो क्या है वो यानी वो पी को जस्टिफाई करता है नहीं ऐसा? करता है ना दीपक भाई, अपन हाँ, ने अभी वही बात किया ना कि तो इनका पी 100 का है, हाँ, राइट। और मार्जिन से भाव कभी जस्टिफाई नहीं होगा, नहीं सर। ग्रोथ से भाव जस्टिफाई होगा। तो ग्रोथ इनका 35-50 का है, तो ओके। ये मैच नहीं करता। ये दोनों एक जितना होना चाहिए। देखो 20% का ग्रोथ, तो 20 से 30 का पी दे दो चलेगा। 10% का ग्रोथ, 10-15 का पी होना चाहिए। यहाँ पे मानते बहुत अच्छा ग्रोथ है, 35-50% मीन ग्रेट, पर फिर भी ज्यादा पी है। 35 के सामने 98 मतलब 3 गुना हो। तो तो या इसका तो पी मतलब नीचे हो जाए या ग्रोथ ऊपर आ जाए, बराबर। हाँ, वो तो सर समझ गया। तो इसका मतलब कि अभी भी शेयर महंगा है। महंगा ही है ना सर, 100 का पी हुआ, महंगा ही हुआ। देखो जो हाँ, कंपनी का ग्रोथ है उसके हिसाब से महंगा है। अब ओके। ये तो सस्ता और ये कैसे होगा पता है? हाँ, मान लो मार्जिन सुधरेंगे ना, तो आप सीधा यहाँ पे क्या कर दोगे, अरे हुआ चलो 6% मार्जिन हो गए, मेरा प्रॉफिट अभी 75% बढ़ के आएगा। तो सीधा क्या हो जाएगा, आपका इधर प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे, ओके, राइट। ग्रोथ इंक्रीज, फिर पी घटने की कोई जरूर नहीं है, पर ये ग्रोथ पे पी महंगा है, राइट सर। तो हमेशा दीपक भाई दो चीजों में से कोई एक को कॉम्प्रोमाइज करना है, या तो पी को सस्ता होना है या तो ग्रोथ को बढ़ना है। मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊं तो फिर पी को तो सस्ता होना ही पड़ेगा, बराबर है सर। ओके। तो सर इस केस में फिर हम मार्जिन बढ़ने की वेट करें खरीदने के लिए डीमार्ट के? सर आप बाय जरूर कर सकते हो, बराबर, पर उम्मीद नहीं कर सकते हो कि ये तुरंत चलेगा। चलेगा कब? ये चलेगा कब? जब मार्जिन सुधरेगा, मार्जिन सुधरेंगे तब तो। आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो। अभी एसआईपी जरूर कर सकते हो, क्योंकि देखो सस्ता सस्ता होता जाएगा, सस्ते पे लेते जाओ। पर आप लेते भी जाओगे और बोलोगे यार मेरा डिमांड चलता नहीं है, ये कब चलेगा, तो गलत बात। हमें सस्ता, अभी ये सस्ता भले ना हो, करेक्शन में है, गिर रहा है, आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करो, पर उम्मीद नहीं रखने की। उम्मीद कब करेंगे चलेगा? उम्मीद तब करेंगे चलेगा जब ये फंडामेंटल सुधरे। जैसे ही आपके इन्फ्लेशन गिरे, इनके मार्जिन सुधर के आए, उस समय आप देखोगे कि अचानक नीचे से बड़े बाइंग आते, 15-15% शेयर चलते। देखा होगा ना आपने, कभी रिजल्ट आया ना, शेयर अचानक 15% चल जाता है, क्यों? अभी सर बजाज ऑटो का ऐसा ही हुआ था। हाँ, कंटिन्यू उनके मार्जिन गिरते हुए आ रहे थे। हाँ, तो उनका रॉ मटेरियल का दाम बढ़ने के कारण मार्जिन बिल्कुल हर साल लो, डिमांड लो, तो सस्ता था वो, राइट, करेक्शन में था। हुआ क्या, बढ़िया ग्रोथ आया तो देखो नीचे से बाइंग आ गया। तो ये थोड़े आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब पता चलेगा आपको। इसके लिए क्या है ना, देखो पूरी जिंदगी हमें इन्वेस्टमेंट करना है, पर आने वाले कुछ क्वार्टर क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट को ट्रैक करना पड़ेगा।
आने वाले 3-4 क्वार्टर इसी प्रकार से रिजल्ट ट्रैक करते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगी, पहले से आइडिया आ जाएगी कि ये रिजल्ट के हिसाब से शेयर में क्या होगा। नहीं सर, बराबर है दोस्त? सर एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि आप जब भी आपके जी सब वीडियो तो हम सब फॉलो करते ही है, तो आप जो फेयर वैल्यू बोलते हैं वहां तक तो कभी शेयर आता ही नहीं है, तो हमको ये नहीं पता चलता है कि इसको कौन सी रेंज में बाय करें। अभी 3400 रुपए में मैंने लिया, इट इज ओके, मगर अभी और नीचे जाएगा या फिर ये इसी रेंज में रहेगा, ऐसा समझ में नहीं आता। नहीं, वो तो देखो आप देखो फेयर वैल्यू का मतलब ये भाव पे सस्ता है, फेयर वैल्यू पे आएगा कब, एकदम बुरा समय आता है ना, तब कंपनियां फेयर वैल्यू के ऊपर भी नहीं जाती दीपक भाई। फेयर वैल्यू हम कैसे लेते हैं, एवरेज पी से लेते हैं, एवरेज पी, ये लो पी नहीं है। और ये याद रखो, शेयर जो है वो ट्रैवल करते हैं हाई पी, ये हर साल आपका हाई पी इधर आया हुआ है, लो पी के बीच में, तो इसके बीच में आती है एवरेज पी। एवरेज पी का मतलब महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं, इधर ले लोगे इसका मतलब ये नहीं कि वो टूटने वाला नहीं, पर इधर से सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा, आपका शेयर लो भी आएगा। तो मेरा अनुभव ये कहता है, जब समय अच्छा होता है तो कंपनियां एवरेज पी से हाई पी के बीच में घूम रही होती है, और लोग कहते हैं शेयर नीचे आते ही नहीं है पीयूष भाई। अच्छा, जब पूरा समय चल रहा होता है उस समय पे शेयर एवरेज पी से लो पी के रेंज में वो होते हैं, और उनको विश्वास ही नहीं होता है कि शेयर कहीं हाई पी आ सकते, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट? ओके, अच्छा, यहाँ पे ट्रैवल भी करेगा और इधर भी ट्रैवल करेगा, हमें दोनों मौसम के लिए प्रिपेयर रहना है, राइट? तो सर इस केस में आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे ही अगर मार्जिन हमें डाउन दिख रहा है और कंपनी हाँ, ग्रोइंग है, तो हमें हाँ, सिप तो स्टार्ट कर देनी चाहिए जैसे ही वो एवरेज पी पे आए, राइट? हाँ, देखो और सिप क्यों करनी चाहिए ना, कि आपको इकट्ठे करने हैं। हाँ, मान लो आपको अभी आपने और पोर्टफोलियो सीखा नहीं है, पर आप पोर्टफोलियो में सीखोगे कि मान लो आपने डीमार्ट को टारगेट किया, मेरे को 20 इकट्ठा करने हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जब अचानक इसके मार्जिन सुधरेंगे तब आप सीधे सीधा 15-20 ले लोगे, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता रहने का। सर मैं अपनी एवरेज पी पे तो हम सिप स्टार्ट कर दें और लो पी हाँ, पे हमें और ज्यादा ऐड कर लें, और यस जैसे ही यस, इसका बराबर है। जैसे सर, लेकिन जैसे जो आपने बात बोली कि मार्जिन जब बढ़ेगा तो हाँ, उसमें तो वो एकदम से शूट आउट करेगा, तो हमारी तो जो ग्रोथ बाइंग है वो तो हाँ, रह गई ना, ठीक है? ग्रोथ बाइंग रहे कैसे की, तो एक दिन में चलेगा देखा कितना, हूँ। 10%, सर वो 15%? हाँ सर, वो 10 10% पंद्रह चला टका गया से तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शेयर चलेगा ना तो वो सीधा 100% चलने वाला है। अच्छा, अभी जैसे ये टूट रहा है तो कंटिन्यू इसका ट्रेंड नीचे है, जब ये सब शेयर चलेंगे तो ये सीधे चल के x 2x 3x होते हैं। मैं तो कहता हूँ 10% छोड़ो, आप 50% ऊपर के भाव पे लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि आपको एक लंबी रैली बाद में मिलने वाली है। जैसे अभी पुराने से सब मार्जिन नीचे नीचे आते जा रहे हैं, वैसे ही कंटिन्यूटी में मार्जिन जब सुधरते तो वो एक क्वार्टर के लिए नहीं सुधरते, फिर वो कंटिन्यू कुछ समय तक 2-3 साल तक सुधरते रहते, बराबर? तो कभी ऐसा मत सोचो कि मेरी अपॉर्चुनिटी रह गई। मान लो कहीं आप बाहर हो, अभी आप रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो, रिजल्ट आ गया ना, शेयर 30-35% महीने में चल भी गया, आप 1 महीने बाद आए, आपने देखा यार ये नतीजे तो सुधर के आ गए, तो इसमें कोई बात नहीं है कि मैं रह गया, आप ले लो, इट्स नहीं सर, तब वही तो नहीं ऑल लिया राइट। अभी जाता ना कहाँ 3 साल और चलना है, हाँ? सर। एक्चुअली साइकोलॉजी तो यही प्रॉब्लम है ना कि जब हम कम रेट देख लेते हैं और उसके बाद जब हाईएस्ट रेट देखते हैं तो लेने हाँ, लेने का फिर होता ही नहीं है कि ये तो बढ़ गया नहीं 15%। वो अभी आपकी शुरुआत है इसलिए सर, ये तो हमने 600 पे भी लिए हुए, 1000 पे भी लिए हुए, 3000 पे लिए हुए, राइट? या आपके टीसीएस हम लोगों ने 1000 पे लिए हुए, 1200 पे लिए हुए, हमको तो कभी रेट पे ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि ये सब रेट से हमको कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, डिमार्ट अभी होगा ये 5-6 हजार, कितना भाव है इसका, 4000 रुपया, अभी 4000, रेट से कोई लेना देना ही नहीं। आप आने वाले 4-5 सालों में ये सब भाव भूल जाओगे कि आप कहाँ 200-300 रुपए के पीछे वेट कर रहे थे, क्योंकि 2-3 साल में आपकी कंपनी अपग्रेड हो जाती है, वो कहीं और निकल जाती है, धंधे बंदे बढ़ के आ गए होते हैं, राइट? और तो सर देखिए इसमें बहुत चिंता की बात नहीं है। सर ये जुबिलेंट फूड में क्या इश्यू हो रहा है, पूरा या नहीं? क्या जुबिलेंट फूड
रिजल्ट देखा सर आपने? नहीं सर। नहीं देखा। नहीं तो रिजल्ट डाल के मेरे को पूछो ना, तो आधा जवाब वही मिल जाएगा। नहीं समझ गया सर, समझ गया। हाँ ना। सर मैंने अपडेट कर दिया जुबिलेंट फूड का। या तो चलो सर ओपन कर ले। हाँ सर, एक सर ओपन क्वेश्चन यही कीजिए। है डीमार्ट में ही कि हाँ आप कह रहे हो कि ग्रोथ बाइंग करके करो, ठीक है, पर हाँ इस कंपनी में रिलायंस रिटेल की सबसे ज्यादा सेल है, और कल को बराबर है। अगर वो लिस्ट हो गया, उसका शेयर आ गया, हाँ हमारा एक्शन क्या होना चाहिए कि इसमें से एग्जिट करके उसमें जाना चाहिए, क्या नहीं करना? नहीं नहीं। ऐसा ऐसा क्यों करने का? मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग अपने आप को म्यूट मोड पे रखे, राइट, और जब प्रश्न पूछना हो तब हैंड रेज करके अपन बात करेंगे। देखो अभी राजकुमार जी ने पूछा है रिलायंस रिटेल के बारे में, राइट। रिलायंस रिटेल लिस्ट होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लिस्टिंग से क्या लेना देना, वो धंधा तो अभी कर ही रहा है ना। अभी अगर डीमार्ट 30,000 करोड़ का धंधा कर रहा है, रिलायंस रिटेल 2 लाख करोड़ का धंधा ऑलरेडी कर रहा है, तो खाली बाजार में लिस्ट होने से फर्क क्या पड़ेगा राजकुमार जी? वो अभी भी कॉम्पिटिटर और बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है, डीमार्ट उसके सामने बच्चा है। तो आपको ये ध्यान लिस्टिंग की बात नहीं अभी से रखना चाहिए कि रिलायंस रिटेल नाम की एक कंपनी है जो राजा कंपनी, आपको ध्यान उस पर रखना है, राइट। किंग कौन है इस सेक्टर का? रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल पे अपनी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है, तो आप रिलायंस ले सकते हो, रिलायंस लिया तो रिलायंस रिटेल आ गया ना अंदर, बराबर। तो रिलायंस में रिलायंस रिटेल इंक्लूड है। डीमार्ट हम इसलिए प्रिफर करते हैं क्योंकि रिलायंस रिटेल राजा है, जबरदस्त ग्रोथ करती है, पर वो डेप्ट बर्डन वाली है, डेप्ट है। डीमार्ट उसके सामने छोटी कंपनी है, पर ये डेप्ट फ्री है, लीज फ्री है, ओके राइट। ओके। आप ऐसा भारती में सोच सकते हो सर, आपकी सोच बिल्कुल सही है, राइट। भारती एयरटेल टेलीकॉम, रिलायंस जियो टेलीकॉम। भारती एयरटेल लाख करोड़ का धंधा करती है, जियो भी लाख करोड़ का धंधा करती है, पर भारती के मार्जिन 3% है, जियो के मार्जिन 15% है। भारती में लोग बिल पे करते हैं, एवरेज बिलिंग उनका 150 रुपया भी नहीं होता है। जियो में लोग 180 रुपया पे करते हैं एवरेज बिलिंग, एआरपीयू जो बोलते हैं। तो जियो इज बेटर देन भारती, राइट। अभी जियो इंडिविजुअल लिस्टेड नहीं है, पर आपने रिलायंस इंडस्ट्री लिया तो सोचो ना, रिलायंस जियो आ गया, रिलायंस रिटेल आ गया, सब कुछ आ गया। तो आज जो रिलायंस लेते हैं वो रिलायंस को रिलायंस पेट्रोलियम के हिसाब से नहीं लेते। पेट्रोलियम का जो गुब्बारा है वो उन्होंने नीचे खींचता है, रिटेल और जियो की वजह से ही वो लोगों के पोर्टफोलियो में ज्यादा है, राइट सर? राइट सर। सर एक बार वो जुबिलेंट फूड का भी देख लीजिए अपडेट। हाँ जी, यहाँ वीरेंद्र भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, हम बात कर लेते हैं। कहिए वीरेंद्र भाई। ओके, थैंक यू। या वीरेंद्र जी, यू कैन कंटिन्यू। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है वीरेंद्र जी। ओके, चलो तब तक मैं यहाँ पे जुबिलेंट के नतीजे ओपन कर देता हूं। ओके, क्या हाल है सर ओवरऑल लॉन्ग टर्म हिस्ट्री? सर ग्रोइंग तो है, पर बीच बीच में कभी प्रॉफिट इसके घट जाते हैं, घट है ना? जाते हैं। बिल्कुल सही आपका विश्लेषण है कि सेल्स इनका जबरदस्त बढ़ रहा है, पर प्रॉफिट बीच बीच में बहुत सी बार डाउन हो जाते हैं और वो लंबे समय तक नया लाइफ टाइम हाई नहीं लगा पाते, है ना। जैसे यहाँ 135 करोड़ था, दूसरी बार 135 करोड़ पार होने में 5 साल लग गए, राइट। इधर 318 करोड़ 3 साल लग गए। तो ये होता है, तो हम क्या करें अभी? ये तो हमें लंबे समय तक करेक्शन में रख सकता है ऐसी चीजें। तो रेस्टोरेंट में ग्रोथ इनके में जबरदस्त है, प्रॉफिट में आपने जो बताया सही बात है। इसके अलावा चॉइस क्या है? दूसरी जितनी भी रेस्टोरेंट है, सारी रेस्टोरेंट इंडिया में ज्यादातर 1998 के करीब शुरू हुई थी, राइट। फिर चाहे सफायर हो, आपका मैकडोनल्ड पे काम करने वाली रेस्टोरेंट हो, या पिज्जा हट वाली देवयानी, सारी रेस्टोरेंट ने शुरुआत 1998 के आसपास की,
पर ज्यादातर रेस्टोरेंट अभी तक 2020 तक लॉस करती थी, कोई रेस्टोरेंट प्रॉफिट नहीं करती थी। जुबिलेंट एक ऐसे रेस्टोरेंट थी जब सब पूरा गांव जब लॉस करता था तब भी इसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया। मतलब जो मुझे लग रहा है कि इसके प्रॉफिट बहुत बार म्यूटेड हो जाते थे, ये बड़ा कठिन समय था जो टाइम पे इनके मार्जिन डिक्रीज हो जाते हैं और इनके प्रॉफिट बढ़ते नहीं है। पर जब इनके मार्जिन 5-6% के होते हैं कम, वो टाइम पे बाकी सब रेस्टोरेंट लॉस कर रही होती है। तो ये इनकी बड़ी खूबी है, मैं कहूंगा, राइट। आने वाले समय में जब ये इंडस्ट्री मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर, जब सब रेस्टोरेंट प्रॉफिट करेगी, तब बाकी सब रेस्टोरेंट 4-5% के मार्जिन पे होंगे और हो सकता है वो टाइम पे जुबिलेंट 10-15% के मार्जिन पे आ जाए, राइट। तो बाकी से बहुत अच्छी है, दूसरी कोई इसमें रेस्टोरेंट में अपने पास चॉइस नहीं, राइट। मार्जिन ऐसे है, राइट। तो इमर्जिंग इंडस्ट्री में ऐसे ही मार्जिन हम उम्मीद करेंगे कि आपका प्राइस का मूवमेंट जब प्रॉफिट नहीं बढ़ा वो टाइम पे शेयर लंबे समय तक करेक्शन में रहता है, तो ये हमें यहाँ पे सहन करना पड़ता है। प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, भाव बढ़ेगा। फिर भी ओवरऑल इसने बहुत अच्छा कमा के दिया पिछले सिंस आईपीओ, राइट। अब करंट ट्रेंड क्या है? देखो, हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छा इनका ग्रोथ है, रेस्टोरेंट देखो इतने बढ़ते जा रहे हैं। अभी ऐसे सर आपने 1500 रेस्टोरेंट लिखा है, 1500, राइट। ये साल भी इन्होंने कई रेस्टोरेंट ओपन किए। यूरोप में इन्होंने काफी रेस्टोरेंट ओपन किए हैं, जितने इंडिया में है करीबन 50% रेस्टोरेंट यूरोप में। अभी उन्होंने पूरा यूरोप का जो यूनिटी उन्होंने बाय कर, राइट। तो अभी यूरोप में भी ये बड़ा धंधा करे। वो नेगेटिव है असल में शॉर्ट टर्म में, क्योंकि यूरोप प्रॉब्लम में है, राइट। वहां पे जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं, पर लॉन्ग टर्म ये तगड़ा बिजनेस देगी, राइट। अब करंट ट्रेंड क्या कहता है सर? ये हम आगे करंट ट्रेंड पे, कैसा है इनका ट्रेंड? सर करंट ट्रेंड तो जो सेल्स है वो नीचे आ रही है और 32, मार्जिन सॉरी, भी नीचे आ रहे हैं। अच्छा सर, ये आपने Q4 लिखा है, लेकिन ये Q4 है कि एनुअल? सर एनुअल है, एनुअल। एनुअल, तो चलो बराबर है। एनुअल में 32% धंधा था, जो बहुत अच्छा था। प्रॉफिट 81%, राइट। मार्जिन 9.5। Q1 में 40%, मार्जिन 9%। तो ये आधा टका मार्जिन किधर चला गया? एक्सपेंसेस में चला गया या रॉ मटेरियल्स के प्राइस में? हाँ देखो, फूड इन्फ्लेशन था इंडिया में, फूड इन्फ्लेशन, और इनका काम क्या है? फूड इनका रॉ मटेरियल है, हुआ कि नहीं सर? राइट, फूड इनका रॉ मटेरियल हुआ, फूड इन्फ्लेशन था, तो जिसकी वजह से मार्जिन इनके कम हुए। लास्ट टाइम मार्जिन में बढ़ोतरी आई थी 9.54% वापस, राइट। H1 के जो हम देख रहे हैं, सेल्स 40 to 28, प्रॉफिटेबिलिटी 29। तो ये डेटा के आधार पे आपने क्या उम्मीद रखी थी? सर वही है जो मैंने अभी एस्टिमेटेड में डाला है ना। अच्छा, यही बात, 20% सेल्स, 10% के मार्जिन, हाँ राइट, ओके, और प्रॉफिट 20% आ रहा था, राइट। जी सर। ये हमारे सर एस्टिमेट थे, और हाँ अब 9 मंथ के नतीजे आए कैसे? सर मार्जिन तो -16.5 आ गया और माइनस? सर सर -16 होगा तो फिर प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस होगा ये तो। सॉरी सॉरी सर, मैंने ये गलत लिख दिया, 8.35। सर ये आप ठीक मार्जिन, कर दो, अच्छा, 8.35 कर कर दीजिए। दूं मैं यहाँ पे? जी 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 कर ओके, दीजिए। 8.35। जी ओके, चलो देखो, H1 में 27, अभी 20। अभी ये 27 का 20 हुआ, उससे हमें दिक्कत नहीं है। हमने ईयर एंड तक 20 सोचा था, ये अभी से 20 हो गया तो ईयर हाँ एंड तक क्या हो जाएगा? अब इसको और रिड्यूस करना पड़ेगा 15%। 15 हो जाएगा ये तो, राइट। तो डिमांड थोड़ी थोड़ी कम हुई है, ये तभी हुआ होगा 27 का 20। Q3 में हो सकता है कि इनके नतीजे 12 या 13% से सेल्स बढ़ने के आए, तभी ये 27 का सीधा 20 हो गया, राइट। फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, 20% बुरा नहीं, राइट। ओवरऑल इकोनॉमी में 20% भी हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ये समय ही बुरा चल रहा है, राइट। इससे हमें दिक्कत नहीं है। पर सर मार्जिन को क्या हो गया? 9.5 से कितना आ गया ये? 8.35 हो गया, इसने ऑलमोस्ट हमें क्लोज टू। शॉक शॉक किया है सर, झटका दिया है इसने। अब असल में
ये एस्टिमेटेड नहीं था। क्यों एस्टिमेटेड नहीं था? क्योंकि पिछले दोनों महीनों में इन्फ्लेशन कम हुआ है ना, दोनों महीनों में, नवंबर दिसंबर, और वो भी फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है। तो उम्मीद तो ये रखनी थी कि मार्जिन इनके थोड़े सुधर के आने चाहिए, पर ये मार्जिन बिगड़ के आए हैं, तो हमें इनका मेजर कॉस्ट देखना पड़ेगा कि इसने क्यों हमें इस बार हैरान किया। सर यहाँ एस्टिमेट मार्जिन तो और कम आना चाहिए ना सर, फिर 9.10 सर लिए हुए हैं, इसलिए पूछ रहे हैं यहाँ तो। नहीं वो एस्टिमेट में कह रहे हो आप? हाँ, इसमें कम आएगा ना सर की, कम ही आएगा ना सर, कोई डाउट ही नहीं है। अभी हम इसके मार्जिन को क्या कर देंगे, कम हम ये करना होगा कहेंगे सर, 8 करना होगा करीब 8। नहीं ये अभी मैंने अपडेट नहीं करा था। हमें अच्छा, कर देता हूँ 8.3 कर देता हूँ अभी मैं। ओके सर। राइट, हमने ये क्या किया, हमने हमारे एस्टिमेट को रिवाइज क्यों किया? करंट रिजल्ट को ध्यान में रख हमने 20% से ग्रोथ घटा के 15 किया, मार्जिन 9.5 से घटा के 8.3 किए। ये हमने एस्टिमेट रखे, लेकिन ये देखने से पहले, एस्टिमेट करने से पहले क्या चेक कर लेने का? कारण कि ये क्यों गिरे हैं यार, इसका जवाब मिलना चाहिए, बराबर? तभी हम ये मुश्किल से निकल पाएंगे, हम पता लगा पाएंगे कि कब सुधरेंगे। तो इसके लिए मैं किधर जाऊं सर? ये मेजर कॉस्ट जो है, मेजर कॉस्ट। तो इनका सबसे बड़ा खर्चा क्या है सर? इनका सबसे बड़ा खर्चा जो है वो अदर एक्सपेंसेस बता रहा है। अदर एक्सपेंसेस है। मैं क्या करता हूं यहाँ पे, एक मिनट, एक जगह छोड़ देता हूं और यहां पे मैं एक फिल्टर लगा देता हूं, बराबर? चलो अभी मैं इसको हटा देता हूं। हमें ये नहीं जानना है ग्रोथ कितना है, सबसे पहला आंसर चाहिए सबसे बड़ा मेरा खर्चा क्या है। एक तो अदर एक्सपेंस। देखो अदर एक्सपेंस क्यों होता है? क्योंकि अदर एक्सपेंस में एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी का खर्चा आता है, राइट? अब ये लोग हर क्वार्टर में नए नए रेस्टोरेंट खोलते हैं। आपने देखा सर इन्होंने ये टाइम कितने रेस्टोरेंट ओपन किए नए? नहीं अभी इतना नहीं देख पाया था। हाँ, ये देख लेने का। हमेशा रिजल्ट देखो ना फिगर में, उसके साथ ये भी देखो कि उन्होंने पिछले 9 महीने में कितने रेस्टोरेंट ओपन किए, ये 9 महीने में कितने रेस्टोरेंट ओपन किए। ये मुश्किल समय में भी इनकी जो ग्रोथ है ना रेस्टोरेंट ओपन करने की, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अगर ये कम रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो कल हैरान करेंगे, राइट? तो हर एक कंपनी में देखो कि मूल प्रोडक्ट है, इनकी मूल प्रोडक्ट रेस्टोरेंट है, वो क्या कंप्लीट ये लोग ओपन कर रहे हैं? तो ये एक बार रिजल्ट में देख लेने का, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये बोलेंगे कि वी हैव ओपनड अराउंड 70 रेस्टोरेंट्स, राइट? तो ये देख लेने का। अब मार्केटिंग पे इनका एक्सपेंस इसलिए हुआ होगा क्योंकि जहां पे भी नए रेस्टोरेंट खोलेंगे इनको क्या करना पड़ेगा सर? उसकी मार्केटिंग में खर्चा, हर नई रेस्टोरेंट के स्टार्टिंग के 2 साल ये पूरे एरिया को पेनेट्रेट करना चाहते हैं, है ना? आपके एरिया में रेस्टोरेंट आई होगी तो आपके मोबाइल पे ऐड आती होगी बार बार, ना बड़े बड़े बैनर लगे होंगे, ना घर पे लिफलेट आएंगे। तो ये लोग एग्रेसिव रहते हैं नए रेस्टोरेंट में फुल फ्लेज ऐड करने की, जब तक आपको हैबिट ना हो जाए। फिर तो आपको खाली नोटिफिकेशन भेजना है, सर स्कीम आई है आ जाओ। आपको पसंद है डोमिनो, आपको आदत है स्कीम देख के, आप जरूर जाओ। तो पहले आदत लगानी है एडवर्टाइज कर, राइट? तो शुरुआत का ये नहीं होगा तो हम बोलेंगे भाई क्यों तुम खर्चा नहीं कर रहे, ये होना चाहिए। तो 22% इनका अदर एक्सपेंस में खर्चा हुआ, जो ज्यादा हुआ क्योंकि धंधा बढ़ा। 20% से खर्चा इन्होंने ज्यादा किया है, जितना खर्चा किया उतना उनको धंधा नहीं बढ़ा पाया, राइट? दूसरा बड़ा खर्चा है रॉ मटेरियल। ये दोनों खर्चे, ये 3 खर्चे हम कहेंगे इनके सबसे बड़े। तो रॉ मटेरियल में सर क्या आता है? सर जो फूड आइटम्स है ना, 30% से बढ़ी। तो ये फूड इन्फ्लेशन ने इनको अभी भी हैरान किया हो। सीधी बात है, ये लोगों का जो फूड है, ये लोगों का जो मटेरियल है, इनके दाम अभी भी घटे नहीं, राइट? क्योंकि 20% से धंधा बढ़ने पे भी अगर 30% खर्चा रॉ मटेरियल में होता है तो अभी भी इन्फ्लेशन इन पे हावी है, राइट सर? हमें इनके अगले नतीजों में मार्जिन पे खास ध्यान रखना पड़ेगा। हमें खुशी तब मिलेगी जब मार्जिन इंप्रूव होंगे, तब तक करेक्शन कंटिन्यू।
बराबर। राइट सर। अभी मैं वापस इधर आ जाता हूं आपके एस्टिमेट पे। अब एस्टिमेट कितना करेंगे? देखो यहाँ 15 और 8% मार्जिन करते थे अपने। शॉर्ट टर्म कितना है अपना? 15% सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट तो गिनेंगे ही नहीं, ईपीएस अभी गिनेंगे नहीं। मार्जिन हमारे कितने करूं सर? 8 पॉइंट सर 8 ही रहने दो। चलो 8 रहने देते। 8.35 तो आए हुए हैं ऑलरेडी। बराबर बराबर, कोई बात नहीं। राइट, जब इन्फ्लेशन है ना, एग्रेसिवली बढ़ रहा हो ना, तब हमेशा डिक्रीज करके लेने। बराबर है। अभी इन्फ्लेशन कूल है तो आप सेम ले सकते हो, आपके पास कारण है सेम लेने का। राइट, बट इट्स ऑल राइट। कंजर्वेटिव सोचने में कोई बुरी बात नहीं है, बराबर। वो उल्टा आपका प्रॉपर रहेगा। यहाँ पे आपका टर्नओवर देखो 5,000 करोड़ का आ रहा है इस साल का, मतलब आप एक बड़ा लैंडमार्क इस बार पार करने वाले हो, है ना। रेस्टोरेंट, इंडिया में एक रेस्टोरेंट है जो 5,000 करोड़ के धंधे पे पहुंच सकी है। लोग 5,000 के पिज्जा खाने लगे, तो ग्रेट लैंडमार्क, अच्छी बात। प्रॉफिट कैसे करेंगे सर? सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिन। मल्टीप्लाई बाय इनके मार्जिन हमने ये लिए हुए। तो सर 404 करोड़ का प्रॉफिट की मुझे उम्मीद है। तो लाइफ टाइम हाई है। 404 करोड़ के अगर प्रॉफिट आते तो ये लाइफ टाइम हाई होंगे? नहीं सर, ये तो नीचे आ गया। तो मतलब ये साल अपना चैलेंजिंग साल। मैं ग्रोथ ढूंढ लेता हूं, इस साल का ग्रोथ कितना हुआ? तीन टका से हमारे प्रॉफिट गिरेंगे तो 3% से ईपीएस गिरेगा। राइट, अब ये बिल्कुल प्रॉपर हो गया। 404 करोड़ के प्रॉफिट, 31 रुपए का ईपीएस। सर यहाँ क्वेश्चन था सर कि ये जो ईपीएस का जो परसेंटेज लिखते हैं हम लोग, वो प्रॉफिट का परसेंटेज को ही ईपीएस परसेंटेज लिखते हैं ना? हाँ वीरेंद्र भाई, कि ईपीएस और प्रॉफिट तो एक ही है ना। को प्रॉफिट कंपनी का है, ईपीएस किसका है? पर्टिकुलर जो भी स्टॉक होल्डर का। हाँ, ईपीएस प्रॉफिट कंपनी का, ईपीएस मेरा। अच्छा, मेरे इंडिविजुअल शेयर का ईपीएस हुआ। हाँ सर, ये मैंने प्रसाद सर से भी पूछा था ये चीज को। हाँ, तो प्रसाद सर ने मेरे को बहुत अच्छा से गाइड किया। ठीक है सर, और यहाँ क्लियर भी हो गया सर। ओके सर। चलो, तो मतलब मैं ध्यान में रखता हूँ कि प्रसाद भूल नहीं गया है सब कुछ। हाँ सर, हाँ सर। ओके सर, आपकी टीम सर अच्छी है सर, बहुत हेल्प किया मुझे। ठीक है राइट, चलो बढ़िया। पर क्या है, मुझे ये डर लगता है कि मतलब ये लोग क्या है, अभी ये बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे, पर अभी इनको मार्केटिंग में से टाइम नहीं मिलता है। पूरे दिन सब लोग के साथ कनेक्टेड रहते, तो मुझे लगता है यार इनका वो टीचिंग चला ना गया हो। लेकिन अच्छा, प्रसाद को बहुत अच्छा नॉलेज। हाँ सर। तो अभी चलो ईपीएस अपना 31 आ गया, तो मेरी अर्निंग इस बार गिरने वाली है। मैं अभी से प्रिपेयर हूं। राइट, मेरा फेयर वैल्यू 2435 का है। सर वो एडजस्टेड कर दिया मैंने, वो 487 आ रहा है फेयर वैल्यू जो है ना। एक मिनट, ये वाली है, ऊपर लिखा हुआ है एडजस्टेड फेयर वैल्यू। ओके, ये कैसे किया सर? सर वो स्प्लिट हुआ था ना, तो मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया। जो मेरी ये अरे हो, ओके। अपन हमको या तो ईपीएस में इफेक्ट दे देने की, या तो इधर भाव पे। वो अभी ना इन्होंने एनुअल रिजल्ट में अपने करा नहीं है, तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ और फिर उसको डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ जो फेयर वैल्यू अच्छा, बराबर। लेकिन इससे क्या होगा, फिर आपकी ये भाव एडजस्ट नहीं होंगे। तो इससे तो अच्छा है अपन ईपीएस को एडजस्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय, अभी कर दो डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 5, तो ये 6 रुपया। बराबर, ठीक है। तो मैं अभी प्रिपेयर हूं कि मेरे को 6 रुपया इस बार ईपीएस मिलने वाला है। अभी जुबिलेंट 50-50%, 80% तो डिविडेंड बांटेगी नहीं, क्योंकि इनको एग्रेसिव होना है रेस्टोरेंट में। ये मुझे 6 में से हो सकता है 2 रुपया डिविडेंड देगी। टिल आई एम हैप्पी, नो नीड टू वरी। 1-2 साल ऐसे जाएंगे, घबराने की जरूरत। राइट, लॉन्ग टर्म में क्या उम्मीद करो? भी 487 का मेरा फेयर वैल्यू यहाँ होता है, पर ये 487 के फेयर वैल्यू में पी कितना लिया है? कितना लिया है सर? सर मैंने लिया है 79। राइट, अभी जरा सोचो, 79 के हम इनको वैल्यूएशन दे रहे। सेल्स ग्रोथ कितना है? 15। प्रॉफिट, तो ये क्या, ये दोनों चीजें मैच कर रही है वैल्यूएशंस के साथ? काफी डिफरेंस है, बट सर ये तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो गया ना। शॉर्ट टर्म ट्रेंड हुआ, पर अभी ये मैच नहीं कर रही। राइट, तो इसको फिर कब ये सुधरेगा? या तो इसका पी को ये नीचे लेके आएंगे,
राइट। या तो इनके वैल्यूएशन नीचे आएंगे, या जब इनके प्रॉफिट वापस सुधरेंगे तब हमारे लिए कुछ गुड न्यूज होगा। बराबर। अभी इनकी ट्रेंड, हम तैयार रहेंगे कि इनकी ट्रेंड अभी भी Q3 के नतीजे के हिसाब से इनकी ट्रेंड नेगेटिव रहने वाली है। तो और 3 महीने हमें प्रिपेयर रहना है। अगर आप लोगों के पास शेयर नहीं है तो वैसे भी रेस्टोरेंट के शेयर इकट्ठे करने ही है, SIP करती रहने की। क्योंकि जब कभी ये सब बढ़िया कंपनियां हैं, जब कभी ये सुधरेंगे, ये सबसे पहले अच्छी कंपनियां सुधरने लगती है। तो SIP मोड पे रहो, मार्जिन जब सुधर के आते उस समय एग्रेसिव हो जाओ। बराबर। हम लोगों ने ये जो पूरा समय है, जब इनके 4-4 साल जब ये प्रॉफिट बढ़ते ही नहीं थे, सोचो कितना पेशेंस हमको रखना पड़ा था। ये टाइम शेयर चलता ही नहीं था, और जो लोग हमारे साथ से IPO में लेके बैठे थे वो लोग तब बोर होके ये टाइम पे निकल गए थे। वो लगता था कि अभी क्या है ना पीयूष भाई, पिज्जा पूरा पेनेट्रेट हो गया इंडिया, मेरे शहर में भी डोमिनो आ गया, तो अब कितना बिकेगा बिक बिक। पर देखो ये 2500 से 5000 करोड़, राइट। तो ये पेनेट्रेशन क्या है। US की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर में मैकडोनल्ड आता है। अभी इंडिया में तो ये सब हुआ नहीं है, अभी बहुत टाइम है, राइट। तो लंबी हिस्ट्री इनकी हमको देखनी है। हम ये आने वाले समय में उम्मीद करेंगे 17,000 करोड़ जो आपने उम्मीद किया है बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे सर हमें क्या करना पड़ेगा, एक चेंज करना पड़ेगा। जस्ट अच्छा देखो यहाँ वीरेंद्र, सॉरी राजकुमार जी, हमें ये सेल्स तो पता चल गए 2023 के, तो बेस अपना बन चुका है। अब 2030 में आपने ये बेस दिया है 2022 का, वो नहीं लेने का। जब आपको 2023 के धंधे पता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E10, राइट। और ये 8 के बदले कितना कर देंगे, 7 ईयर, बराबर। तो 16,000 करोड़ के धंधे होंगे। प्रॉफिट आपने बताया 19% से बढ़ेंगे, राइट। 19% से बढ़ेंगे प्रॉफिट, सही बात। लेकिन ये 19% से जो बढ़ेंगे इसमें अगेन कौन सा बेस लेना पड़ेगा, बराबर है सर अभी। अब ये जो आपने 19% का ग्रोथ बोला है, ये इस साल के कम प्रॉफिट क्यों ध्यान में रख के बोला हो? नहीं, ये तो जब आपने स्टार्टिंग में सेशन करा था ना, हाँ, आपने हमें क्लासेस में बताया था ना, अगर प्रॉफिट की ग्रोथ ज्यादा आ रही हो सेल्स से, तो उसको सेल्स के इक्वल कर दो। तो बराबर मैंने है। हमारी वो तो प्रॉफिट मैं की समझ ग्रोथ गया ज्यादा आ सर, रही ऐसा थी, ही करना है, तो राइट। वही करा है। हाँ, लेकिन इस साल क्या है ना, ये साल आपके प्रॉफिट कम है, आपके मार्जिन पूरे है। तो आप पूरे मार्जिन को जब बेस में लेके फ्यूचर एस्टिमेट करते हो तो पूरा फ्यूचर नीचे आ जाता है, क्योंकि बेस क्या हुआ, ये 8% मार्जिन वाला। इनका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री का मार्जिन कितना है सर? वो 8% के ओके आसपास ओके, है। राइट, उतना ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम्म। बराबर। 2035 40,000 3200, और ये आपका यहाँ पे भी कंट्रोल सी कंट्रोल, फिर यहाँ पे भी सेम वे में सर आपको चेंज करना पड़ेगा इतना खाली, बराबर। ये ये कर तो करा लेना, हुआ है, करा हुआ बेस है। ये ले लेना, 2030 का बेस ले लेना, यही ली हुई है सर, ये ली 35 हुई। में। जी। हाँ हाँ हाँ, राइट, सही, क्लियर एकदम, ओके। तो सर अब इसमें अब करें क्या, यानी इसमें जिन्होंने पहले से लिया हुआ है ये, हाँ उनको क्या करना चाहिए? ऑलमोस्ट बाइंग प्राइस के हाँ, पास ही आ रहा है ये तो। SIP करो ना सर, कंटिन्यू SIP करते जाओ, राइट। ऐड करते रहने का कोई चिंता नहीं है। ये नहीं करेंगे ऐड तो क्या करेंगे सर रेस्टोरेंट में, पहला तो ये डिसीजन लेने का कि मुझे रेस्टोरेंट में पैसा डालना है कि नहीं डालना, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, राइट। अगर मेरा ये डिसीजन है कि मुझे रेस्टोरेंट में पैसा डालना है तो किधर डालना है। दूसरी जितनी भी रेस्टोरेंट है वो सब तो अभी तक लॉस कर रही थी, तो एक हमें लेसन मिल गया कि पूरे समय में भी जुबिलेंट प्रॉफिट करता है। दूसरा एक लेसन हमें कोविड में मिला, ये 2021 में सारे रेस्टोरेंट ने लॉस किया था, बर्गर किंग और सब। 2021 में भी ये लोग प्रॉफिट करके निकल गए, राइट। तो मतलब ये हमारे लिए बड़ा लेसन है कि जुबिलेंट का मैनेजमेंट कम से कम पूरे समय से निकलना जाना।
इस बार अगर इनके रॉ मटेरियल के दाम बढ़े तो आपको क्या लगता है दूसरी सब रेस्टोरेंट का क्या होगा? उनके रॉ मटेरियल के दाम नहीं बढ़ेंगे? उनके भी बड़े होंगे। हाँ, तो आप देखोगे रेस्टोरेंट की कंपनियों के मार्जिन इस बार नीचे आने वाले, बराबर। सारे रेस्टोरेंट, ऐसा नहीं है खाली जुबिलेंट के अकेले, ओवरऑल सब इफेक्ट होगी। हमें तय करना है कि हमें अगर रेस्टोरेंट रखना है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तभी पूरे समय में ही कंपनियां अच्छे दाम पे आए। वो टाइम पे बिना उम्मीद किए कि ये कब चलेगा, इकट्ठा करो, जैसे ही फंडामेंटल सुधरे एग्रेसिव बाइंग, और फिर उसको छोड़ दो। फिर जब शेयर चलेगा उसको 3-4 साल छूनेगा ही नहीं, फिर नहीं लेने का, बराबर है, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टॉक सफिशिएंट लिए हुए, फिर उसको अपने काम पे लग जाने। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? एवरीवन प्लीज, एवरीबॉडी, क्या सीखने को मिलता है? पूरे समय में हम सबको एक्टिव रहना है। अगर हम पूरे समय में एक्टिव नहीं रहेंगे तो माल लेंगे कब? वो लोग पूरे समय में एक्टिव नहीं होते हैं, वो लोग बोर हो जाते हैं रोज भाव देख देख के मनी कंट्रोल पे। अरे यार क्या मुसीबत है साला, जब भी मनी कंट्रोल खोलता हूँ 10% डाउन होता है पोर्टफोलियो, और ज्यादा बोर हो गया मैं तो जाने दो। फिर धीमे धीमे लोग क्या करते हैं ना, वो पोर्टफोलियो देखना बंद कर देते हैं। फिर अचानक बाजार चलने लगता है, वो दो देखना चालू करते हैं, तब यही सब शेयर डबल भाव पे होते हैं। बोलते नहीं नहीं चलो अभी सब अच्छा है, अभी मैं इकट्ठा करूँ। वो टाइम इकट्ठा नहीं करने का, वो टाइम पे ये साइकोलॉजी है पूरी, बाजार ऐसी साइकोलॉजी से चलता है। वो टाइम पे पूरी दुनिया आएगी लेने को। साइडवेज हो जाओ, अपने नौकरी धंधे पे ध्यान दो, क्योंकि आपने एसेट बनाई हुई है। ये एसेट अपने आप बढ़ती जाएगी, आपके इंटरफेरेंस की कोई जरूर नहीं। कब जरूर है इसको आपके इंटरफेरेंस की? पूरे समय, राइट। तो ऑलवेज बी एक्टिव ड्यूरिंग बैड टाइम। रैली आए वैकेशन पे चले जाओ, डन, राइट सर। सर इसमें ना एक वो शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी डाल दिया मैंने। अच्छा, तो सर इसमें ऊपर करिए राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे सर इसमें आप देखोगे 2010 में प्रमोटर्स के पास ज्यादा शेयर थे, राइट, तो उसके कम हो गए हैं। बराबर है। ओके, तो एक ये कंसर्न आ रहा है इसमें। दूसरा भी आपने बोला कि ग्रोथ जो है वो पी को जस्टिफाई नहीं कर रही है, तो बराबर है, अगर पी जस्टिफाई करने वो गई तो स्टॉक इससे भी आधा हो जाएगा फिर। बराबर है, ये आधा हुआ ही है। पर ये हाँ। अचानक जैसे मार्जिन सुधरेंगे और 50% प्रॉफिट आएगा तो क्या होगा सर? और वो आना ही है। अच्छा, ठीक है, राइट, तो उसकी कोई चिंता नहीं है ये सब बातों की, बराबर। प्रमोटर का स्टेक कम हुआ है, राइट। ये आप ज्यादातर इमर्जिंग कंपनियों में देखोगे, जो भी कंपनियां ग्रोथ हो रही होती है, देखो उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए अभी ग्रोथ करने के लिए। आप देखोगे जितने भी स्टार्टअप से कितना फंड रेज करते रहते हैं, पर वो बहुत अच्छी बात नहीं है बार बार फंड रेज करना। जब भी फंड रेज करेंगे मालिक का स्टेक निकल जाए। और जब ज्यादातर स्टार्टअप जैसे आप जोमेटो का देखो तो मालिक के पास तो हिस्सा ही नहीं है, 12% हिस्सा है खाली, राइट। बाकी तो सब दूसरे लोगों का हो गया। क्यों? क्योंकि उनको फंड चाहिए कम से कम, जैसे जुबिलेंट है, राइट। ये भी इमर्जिंग है, यहाँ पे मालिकों का भी हिस्सा कम हुआ है। अगर ये नहीं करते तो इतना एग्रेसिवली ये लोग बढ़ नहीं पाते। और धंधे में क्या है ना, ये जरूरी है सर, ये आपको एक समय पे सबसे बड़ा बनना जरूरी है रेस्टोरेंट। मतलब नंबर ऑफ रेस्टोरेंट आपने अगर धीमी रखी तो वही एरिया में दूसरी रेस्टोरेंट नाम कर जाएगी, लोगों को वो रेस्टोरेंट जाने की हैबिट हो जाएगी, राइट। तो कोई भी बिजनेस में यहाँ पे एग्रेसिव होना जरूरी। तो इट्स ऑल राइट, अगर इन्होंने शेयर होल्डिंग कम किया है कोई चिंता की बात नहीं है। ये शेयर होल्डिंग लेकिन गया किधर? अगर 20% यहाँ पे कम हुआ है तो ये सब कौन खा गया? DIIs खा गए और FIIs। तो वो लोग तो वेट करके बैठे ही थे कि तुम निकलो हम आते, राइट। ये क्या होता है, इसको QI भी कहते हैं। बहुत सी बार ये लोग प्रमोटर क्या करते हैं कि भाई ऑफर करते हैं कि भाई हमारे हम इतने शेयर देंगे, ये दाम पे देंगे, तो एक बड़ा फंड आ जाता है। मान लो 50-100 करोड़ का एक फंड आ गया, उसको ये लोग रेस्टोरेंट में यूज कर सकते हैं। तो आपने बहुत सी बार देखा होगा कंपनी QI भी लेके आई, अभी जैसे डीमार्ट भी QI भी लेके आई थी,
राइट। तो QIB में क्या होता है, प्रमोटर का हिस्सा थोड़ा निकल जाता है और ये TII और FII जो भी QIB में पार्टिसिपेट करते हैं उनका हिस्सा बढ़ जाता है, राइट। तो ऐसा धीमे धीमे करके ये लोग अपना हिस्सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमने देखा, देखो FII एकदम एग्रेसिव है, TII एग्रेसिव है, और ये लोग जल्दी निकलते नहीं है क्योंकि ये बिजनेस की साइकिल को समझते हैं। इनको पता है बिजनेस में अच्छी साइकिल्स होती है, बुरी साइकिल्स, राइट सर? राइट सर। तो फिर सर हमें फॉलो किसको करना है, FIIs को फॉलो करना है या प्रमोटर की होल्डिंग को फॉलो करना है? किसी को भी फॉलो नहीं करना सर, फॉलो अपने को खुद को करना है। नहीं, जो हम ये देख इसलिए रहे हैं ताकि हम हमारे पार्टनर समझे कि हमारे पार्टनर कौन है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पार्टनर सब रिटेलर भरे हुए। अच्छा। रिटेलर भरे हुए मतलब उनको तो पता ही नहीं है कुछ भी, राइट। जो दूसरों की टिप पे काम कर रहे हैं ऐसे ही लोग हैं, तो ये रिस्की हुआ। ये वो लोग हैं जिनका खुद का रिसर्च होता है सर, ये किसी पे विश्वास नहीं करते। ऐसे हमारे पार्टनर है तो ये अच्छी बात, बराबर ना। तो हम पीयर ग्रुप जानने के लिए ये खाली देखते हैं कि हमारे दूसरे पार्टनर लोग क्या कर रहे हैं, राइट सर? ओके। तो देखो ऐसे ही आज हमने क्या किया, एक दो कंपनी को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया। इसी प्रकार से जो जो कंपनियों के नतीजे आते हैं इनको ऐसे ही चेक करते जाओ। देखो कितना सिंपल स्टेप में फंडामेंटल है ये सब। लॉन्ग टर्म हिस्ट्री से ही क्लियर हो जाता है अपने को लॉन्ग टर्म ये कंपनी में रहना है कि नहीं रहना है। लॉन्ग टर्म हिस्ट्री, लॉन्ग हिस्ट्री चाहिए, शॉर्ट नहीं। कंपनी नई नई आई है तो तुरंत भरोसा नहीं करने का, राइट। धीमे धीमे स्टेक बढ़ाने, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाए। इसमें क्या है, 3 साल लगेंगे आपको स्टेक बनाने में तो भी कोई बुरी बात नहीं। हम 30 साल के लिए ले रहे कंपनी, राइट। लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखी, ग्रोथ समझा। देखो ग्रोथ कितना मिलना चाहिए पता है, 15% तो ग्रोथ मिलना चाहिए। 15% ग्रोथ क्यों मिलना चाहिए, कोई बता सकता है क्यों मैंने 15% बोला यहाँ पे? क्या एनीबॉडी? इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इमर्जिंग है तो 15 से 20% मिलेगा सर, बराबर ना। और 15 की मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि देखो अभी जैसे हमने जीडीपी का एक जस्ट अभी वीडियो बनाया था, रियल जीडीपी देखा था आपने? नहीं सर, वो नहीं देख पाया। ओके। जीडीपी जो मैंने उसमें समझाया, जीडीपी क्या बताया कि भी अभी अगर जीडीपी 60% से बढ़ने की उम्मीद है तो ये 60% जीडीपी कांस्टेंट करेंसी के ऊपर जीडीपी होता है, इसमें इन्फ्लेशन नहीं होता है। मतलब 60% हम बोलते हैं तो जो महंगाई होती है उसको कट करके बोलते हैं। जो जीडीपी जो बढ़ रहा है वो अभी 15% से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन निकालो तब जाके ये 60% होता है। अभी आपके जो कंपनी के दाम है, जैसे ये 4,500 करोड़ का टर्नओवर किया तो ये तो सब आ गया ना, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन सब कुछ। तो कंपनियों के केस में तो क्या होता है, पूरा टर्नओवर गिनते हो। तो जब जीडीपी आपका 15% से बढ़ रहा है और हम 5-10% बढ़ती हुई कंपनियां लेंगे तो कहां मजा आएगा। जब हम ऐसे कंट्री में है जहां इतना सफिशिएंट जीडीपी बढ़ रहा हो तो अपनी कंपनी होनी चाहिए पोटेंशियल जो बढ़ पाए 15-20%, राइट। मिनिमम 15% शुड बी योर बेंचमार्क। 15% से कम बढ़ेगी ना, शॉर्ट टर्म में कभी हो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर लॉन्ग टर्म आपको उससे उम्मीद 15% तो करनी ही है। तभी अपना पोर्टफोलियो दोस्तों 15% से बढ़ेगा, और 15% से बढ़ना एक अच्छी बात है। अगर हम 10-10% बढ़ने वाली कंपनियां लेंगे तो पोर्टफोलियो की स्पीड भी फिर वैसी रहेगी, बराबर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन यही था सर, एक तो क्वेश्चन। हाँ। सर जैसे कि मेडिकल लाइन में आपको कोई डिसीज है तो पता चलता है वो आपका टेस्टिंग रिजल्ट से। जैसे शुगर है तो आपका 90 टू 140 है तो आपको शुगर ठीक है, नॉर्मल है, उससे ज्यादा या कम है तो दिक्कत है। तो उसी तरह से सर हर एक चीज का जैसे आपने बताया सर बीच में कि आईसीआर कम से कम मिनिमम 20 रहे तो ठीक रहता है, मार्जिन 15% रहा तो ठीक रहता है, तो ग्रोथ 20%। तो सर ये सारे चीजों का सर एक जगह की रेंज हम लोग पता रहे कि हम मतलब उसको वैल्यूएशन कर पाए सर कि कितना से कितना रहना चाहिए। तो सर हम लोग को एक दे देते गाइडलाइंस तो। हाँ देखो आपने जो ग्रोथ बताया ना 15% जो आप बोले, मैंने भी वही बताया कि 15%, तो 15% ग्रोथ बराबर है, उतना तो चाहिए ही। पर आप मार्जिन में अगर 15% मार्जिन वाली कंपनियां उम्मीद करोगे ना तो इमर्जिंग सेक्टर की कोई कंपनी नहीं मिलेगी। इमर्जिंग सेक्टर की कंपनियों के मार्जिन कम ही रहते,
जैसे डीमार्ट का 5% मार्जिन सोचो, जो लोग ये कहेंगे फिर कि मेरे को तो 15% मार्जिन वाली चाहिए, फिर उनको हिंदुस्तान लीवर लेना पड़ेगा जो ग्रो नहीं करेगा। ओके ओके सर। राइट, तो मार्जिन में ऐसा कोई पैरामीटर मत रखो कि मेरे को इतना मार्जिन चाहिए। मार्जिन में ऐसा सोचने का कि दूसरी पीयर ग्रुप की कंपनी से मेरी कंपनी का मार्जिन अच्छा होना चाहिए, तो आपकी कंपनी पास हो गई एग्जाम में। राइट, पीयर ग्रुप की कंपनी से मैं ज्यादा घर पैसे ले जाना चाहिए, तो मार्जिन पीयर मेरा ग्रुप मतलब किंग साइज कंपनी? नहीं, पीयर ग्रुप का मतलब दूसरी अपने कंपटीशन की कंपनियां उसी से रिलेटेड, उसी इंडस्ट्री का। हाँ, जैसे जुबिलेंट को कंपेयर करो तो करो देवयानी से, सफायर से, बर्गर किंग से। राइट, ऐसे तो हर एक कंपनी को पीयर ग्रुप से कंपेयर करके देखने का मार्जिन किसके अच्छे है। राइट, अच्छा। सर इसी से एक क्वेश्चन याद आ गया कि ये जो हाँ, प्रॉफिट की ग्रोथ हम देखते हैं, हाँ, ठीक है, तो क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कंपनी के पास कैश कितना है? क्योंकि हम कहीं पे कैश तो देख नहीं रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट तो होता है लेकिन वो एक्चुअल हाँ, प्रॉफिट घर लेके नहीं जाती कभी भी कंपनी। कंपनी के पास कैश में कितना पड़ा हुआ है वो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? सर आपकी कंपनी, अगर जो आपने जब हिस्ट्री देखी तभी आपको पता चल जाना चाहिए कि कैश आपकी कंपनी के पास रहता है कि नहीं रहता है। आपको ऐसी कंपनी में क्या लगता है कंपनी का कैश रिजर्व होगा कि नहीं? फिर अगर नहीं है मान लो कैश, तो ये सब पैसा गया किधर? ये कैश फ्लो है सर, इसी को कैश फ्लो कहते हैं। ये रियल कैश फ्लो है जो आपकी कंपनी के पास आ रहा है। अब मान लो कुछ लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कंसिस्टेंट नहीं होती। राइट, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कोई भी कंपनी ले ली, ऐसे केस में उनको कैश फ्लो देखना चाहिए, क्योंकि उनके पास कंपनियां कौन सी आएगी जो ये कंसिस्टेंट कैश फ्लो नहीं देने वाली। ओके, मतलब अब आप कंपनियां पहले से सिलेक्ट ही ऐसी कर रहे हो जो कैश फ्लो वाली है, तो कैश फ्लो फिर इसके बाद भी देखेंगे क्या करेंगे? मतलब ये आपका यहीं से डन हो गया, कैश है कंपनी के पास। और अगर जुबिलेंट के पास नहीं होगी तो कौन से रेस्टोरेंट के पास होगी? दूसरी सब लॉस कर रही है। क्या लॉस मेकिंग कंपनियों के पास सर कैश रिजर्व अच्छा होगा? नहीं होगा। उन लोगों के पास भी कैश होता है, लेकिन वो क्या करते, हर थोड़े थोड़े समय में इन्वेस्टमेंट करवाते, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग कैश। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो थोड़ी ना अच्छा है। कैश फ्लो आया पर ऑपरेशन से नहीं आया, किधर से आया? ये तो हमने QIB से करवा दिया, लोगों को बोला यार पैसा डालो खाली हो गया है। तो पैसा जब कोई डालेगा तो फिर उसको स्टेक भी तो देना पड़ेगा। राइट, तो पहले से लॉस वाली सब कंपनियां अवॉइड करो तो ये कैश फ्लो की जफा नहीं रहेगी। बराबर, ओके, या तो अभी देखो हमारे लिए एक चैलेंजिंग टाइम है। आप लोग जो समय पे सीख रहे हो ये बहुत ही अच्छा समय है। नहीं तो मैं ऐसे समय पे सिखा रहा होता हूँ जब लोग बोलते पीयूष भाई यार ये टूटेगी कि नहीं टूटेगी। अभी लोगों के दिमाग में सवाल हो रहा होगा ये चलेगी कि नहीं चलेगी। राइट, पर दोनों ही साइकिल होती है। जब चलती है तो लगता है टूटेगी, नहीं टूटती है लगता है चलेगी। पर जब चल रही होती है उस समय इतना आर्ग्यूमेंट होता है, नहीं पर फिर मैं नहीं ले पाया तो कंपनी कभी टूटी नहीं, तो वो लोग महंगे महंगे लेते रहते। ये गलती करने में कोई बुरी बात नहीं है। जब आप पहली बार निवेशक होते हो और साइकिल को नहीं समझते हो तो हो सकता है कि आप हर एक दाम पे लो, पर एक बार आपने साइकिल 2-3 देख ली, फिर आपको पता है भाई तू जाएगा तो जाएगा किधर, नीचे तो तेरे को आना ही है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आते ही जाएंगे। कभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम आएगा, कभी दाम बढ़ जाएंगे, ना कभी कभी कोई इनका मैनेजिंग डायरेक्टर छोड़ के चला जाएगा, ना कुछ प्रॉब्लम होता जाएगा। और प्रॉब्लम आया मतलब दाम नीचे तो मगरमच्छ बैठे ही होते हैं शिकार करने को। राइट, वो स्ट्रेटेजी में ही शिकार करने का, मगरमच्छ की तरह शांति से बैठो, अपने लेवल पे आने दो, अच्छा शिकार होगा। कंपनियों के पीछे पड़ते जाएंगे तो हम शिकार हो जाएंगे। वो हमें ऐसी जगह पे जाके छोड़ेंगे जिधर से हमारा पीछे आने का कोई रास्ता नहीं बचता है, फिर हम ट्रैप हो जाते। बराबर, पर गलती करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, करने की शांति से धीमे धीमे सीखते जाओ, पर गलतियों से सीखो। गलतियां करेंगे और सीखेंगे नहीं फिर बुरी बात है। मैंने 10 साल का अनुभव ले लिया पर मैं कुछ सीखा नहीं तो क्या काम, फिर गलतियां मेरी कंटिन्यू रहेगी। राइट, अब हमारा अगला चैलेंज, नेक्स्ट
चैलेंज। देखो फंडामेंटल्स आप लोगों ने इतनी बेहतरीन तरीके से जाने, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये लेवल का फेयर वैल्यूएशन नहीं सीखने को मिलेगा दोस्तों। एमबीए में भी जो मेथड सिखाई जाती है डीसीएफ, राइट, वो मेथड के कई ड्रॉबैक। ये जो आपने फेयर वैल्यूएशन देखा, ये मुश्किल है समझना। अभी जब मैं चेक कर रहा था यहाँ पे जस्ट थोड़े समय पहले, मैंने सोचा कि चलो लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है, तो इधर मैं देख रहा था जैसे सुप्रीम, अभी मैंने नाम देखा वीरेंद्र भाई, मैं देख रहा था कि भाई वो पहले कह रहे थे कि नहीं कंप्यूटर बहुत इतना फाता नहीं है। हाँ सर, बहुत कुछ सीख गया सर, आप ही सीखा पूरा एक्सेल देख देख के। इसलिए सर आप मैंने जब देखा ना हमको इजी हो जाता है सर, आप ही का देख देख के फॉलो किए। ये डेटा देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि ये आसान नहीं है ये करना, ये 100% मुश्किल है, और आपने किया तो मतलब आप बहुत दूसरे लोगों से काफी आपका लेवल ऊपर हो गया है सर। इधर मैंने राइट में सारा सब डाटा लिख दिया सर, वो जो मैंने ये किया राइट साइड, ये सर ये वाला बराबर हाँ, ये मैंने लिख दिया सर। उसका ये 22 का हाई क्या, 21 का हाई कितना सेल में, मतलब टोटल करके सब, ताकि बाद में मेरे को कॉपी में नहीं रहे। हाँ, तो करो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के, बराबर। ये तो हमने एक मेथड बताई है आपको अपने एक्सपेरिमेंट करने के अंदर, आपको डेटा डालने का, और यही सब चीजों से सीखने को मिलेगा। सर आपके पास यदि समय है तो ये वाला मेरा सर थोड़ा सा करके बताते तो थोड़ा सुप्रीम का ये रेशियो वाला सर, ये सब पूरा वो जो डाटा मैंने डाल दिया है सर, रेशियो का। अच्छा, ये वाले डेटा कह रहे हो आप? हाँ सर, चलो मैं तो कर ही लूंगा सर बाद में, पर आप कर देते तो ठीक रहता। देखो सेल्स ग्रोथ कितना डालो, चलो आप ही लोग गाइड करो ना, कितना सेल्स ग्रोथ डालेंगे? कितना है 9 मंथ का सेल्स ग्रोथ? 26% है ना? 15। ये सर ये मैंने 15 एस्टिमेट किया है सर। नहीं देखो 15 एस्टिमेट है, अब ये तो उम्मीद है, उम्मीद का डेटा नहीं डालने का। अच्छा, राइट, एस्टिमेट है। रियल सेल्स ग्रोथ 27 तो 27 डालो, पर आपने उम्मीद बहुत कम रखी है। क्यों कह रहा हूं? देखो 9 महीने निकल गए, 27% ग्रोथ। अभी 3 महीने में बिगड़ के आधा नहीं होगा सर, ये तो बिल्कुल आधा हो गया। 26 का 15, कम से कम मेरे हिसाब से आपको 20% का एस्टिमेट रखना चाहिए, 20%। बराबर है सर? पर मैं अभी इसको हटा देता हूं, आप शांति से, आपने खुद ने किया है तो आप इसको कर लीजिएगा। ओके सर, ओके। तो सेल्स ग्रोथ 26%, मार्जिन कितने रखूं? बोलो कितने मार्जिन है आपकी कंपनी के अभी के लेटेस्ट सर? मैं इधर से डाल देता हूँ, कहाँ 8% लग रही है यहाँ पर सर, 8% यहाँ। चलो यहीं से ले लेते हैं, 7.64%। बराबर। अब मार्जिन सर आपके सुधर के आए हैं इस बार? हाँ सर, इधर बढ़े हैं सर, इसलिए 8% लगभग आ गए, लिख दिया मैं। राइट, देखो अभी आप लोग ये डेटा डालना सीख गए ना, 7.6 हो रहा है सर, तो फिर बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने बढ़ा दिया 8%। बिल्कुल सही किया। देखो आप जब ये सब डेटा देखो, अभी आप डेटा देख रहे हो, अभी क्या करने का पता है? पढ़ने का। उनमें मैनेजमेंट ने क्या लिखा, देखो मैं बताता हूँ आपको, प्लीज सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या है ना कि टीवी पे दिन भर सुनते रहते कि ये एनालिस्ट लोग आके क्या बोलते हैं, और वो तो क्या है ना, वो आपको शॉर्ट टर्म की कहानियां सुनाते रहते, टॉप लॉस आते रहेंगे ना, कहानी चलती जाएगी। जो देखना चाहिए वो क्या देखना चाहिए, ये देखा है आपने? अर्निंग कॉल स्क्रिप्ट। सर रिजल्ट मैंने देखा था सब। हाँ, पर ये मैं आपको बता दूं, ये बड़े काम की चीज सर। ये अर्निंग कॉल स्क्रिप्ट का मतलब ये हुआ कि जब अर्निंग आ गए तो सब बड़े इन्वेस्टर के साथ ये लोग कॉन कॉल करते हैं। अभी अपनी कैसी मीटिंग चल रही है, वैसे ही ये लोग सब इन्वेस्टर के साथ रखते हैं, और इन्वेस्टर इनको बड़े भयंकर प्रश्न पूछते हैं कि भी क्यों ऐसा हुआ, कि भी एस्ट्रल का धंधा बढ़ रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं बढ़ा। अच्छा सर, बढ़िया सवाल आते हैं, और आपको सीखने को इससे जो मिलेगा, कोई किताबों से, कोई टीवी से कभी नहीं सीखने को मिलेगा। आधे पौने घंटे की मीटिंग होती है, पर गीता के बराबर है, गीता बाइबल कुरान के बराबर। ओके सर। तो अच्छी चीज है, हर एक कंपनी में ये देखो, समय मिलता है तो। फिर मैं इसको नीचे कर रहा हूं, देखो यहाँ इन्होंने लिखा है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग लिंक ऑफ कॉन्फ्रेंस कॉल हेल्ड ऑन 24। इन्होंने 24 को कॉन कॉल किया था। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग प्रमोटर के साथ बात करते हैं लोग क्या? हाँ, मैनेजमेंट के साथ बातचीत होती है। अच्छा, मैनेजमेंट और प्रमोटर। हाँ, कोई भी हो सकते, देखो प्रमोटर जरूरी नहीं है हो, मालिक ना भी हो, क्योंकि धंधा सब तो मैनेजमेंट ही चलाता है। हाँ सर।
CEO, MD वो सब लोग होंगे। तो उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या उसमें सब डिस्कस करते हैं ना सर? फ्यूचर प्लानिंग भी डिस्कस करते हैं, पर सबसे पहले अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसकी बातें होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, मतलब लोगों इसको के हमको प्रश्नों के सुनने जवाब। से क्लियर हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ एकदम, बहुत बढ़िया चीज है। फिर ये एक हुआ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, वंडरफुल थिंग। इसमें ये लोग बताते हैं कि अभी क्या चल रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आए, राइट। तो ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखो, मैं यूं ही ओपन कर रहा हूँ सुप्रीम के। एक चीज तो मेरे को इनके नतीजे से पता चली कि मार्जिन सुधरे हैं, राइट। तो Yes, सीधी sir. बात होगी, इनका रॉ मटेरियल का जो खर्चा है वो, उसमें कुछ फर्क पड़ा होगा। आपने डाला हुआ है मेजर कॉस्ट? यस सर नीचे। ओके, रॉ मटेरियल इनका मेन खर्चा है और वो 36% से बढ़ा है। तो अभी भी रॉ मटेरियल ज्यादा तो है, ऐसा नहीं है बहुत कम है, राइट। धंधा 26% से बढ़ा और रॉ मटेरियल 36% से, राइट। पर यहाँ पे देखो, इन्होंने सब अपनी डिटेल देंगे, हम क्या क्या काम करते हैं, कहाँ पे है बिजनेस, कैसा चल रहा है। शांति से हर एक का मत नहीं देखने का, पर जो अपनी कंपनी अच्छा में हम इन्वेस्ट करते हैं उनका देखो। देखो इन्होंने लिखा है डेब्ट फ्री स्टेटस अभी भी हमारे पास है। और अभी राजकुमार कह रहे थे कि कैश है कि नहीं, कैसे देखे। देखो इनके पास 700 करोड़ कैश सरप्लस है। कैश, बिल्कुल कैश एकदम बराबर। डिविडेंड डिविडेंड बांटने के बाद 700 करोड़ पड़ा हुआ है, प्रॉब्लम में काम लगेगा। इन्होंने बताया कि हमारा सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है, तमिलनाडु में एक नया प्लांट इनका चालू हो जाएगा, तो एक्सपांड कर रहे हैं। यस सर, हाँ इससे पता तो चला और एक्सपांड धंधा कर रहे हैं। मिलेगा, मिलेगा। तो ऐसी चीजें आपको इनके इसमें से पता चलेगी। इनको कुछ ऑर्डर मिला है, लेटर ऑफ इंटेंट, ये कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक बैलेट यूनिट 45 करोड़ का, राइट। दूसरा इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बताई यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना। रॉ मटेरियल प्राइसेस कंटिन्यू टू स्लाइड डाउन टिल नवंबर। मतलब नवंबर में रॉ मटेरियल के दाम कम, ये हमारे लिए गुड न्यूज है। इनके रॉ मटेरियल क्या होते हैं? द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट पॉलीमर, particularly for polypropylene, LDPE, PVC, right, polyl vinyl chloride have gone down between ₹41 per kilo to 66 per kilo. कितने कम हुए? सफिशिएंट 40 से 70 किलो। अपने को एक इंडिकेटर तो मिल गया कि भाई इनका जो रॉ मटेरियल है उसका दाम कम होता जा रहा है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, राइट। तो ये सब चीज कब पता चलेगी? जब हम इनके डिटेल देखेंगे। बेकार में वो टीवी वालों की बातें सुना करेंगे, 1-2 घंटा खा जाएंगे, लेने को कुछ मिलेगा नहीं, बराबर। ओके सर। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और ये सारी चीजें बड़ी यूजफुल है, ये देखते जाओ। करंट रेशियो कैसे करेंगे बोलो, कौन गाइड करेगा इसमें? करंट एसेट डिवाइड बाय लायबिलिटीज। वेरी गुड। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी, राइट। देखो बिल्कुल सीधी बात है कि भाई इनका करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 2.5 गुनी ज्यादा है, कोई टेंशन ही नहीं है। उधारी कितनी है इनकी? ट्रेड रिसीवेबल डाला हुआ है आपने, डिवाइड बाय क्या करूं मैं? डिवाइड बाय सेल्स। देखो क्या करने का, डिवाइड बाय सेल्स कर दिया आपने, तो ये सालाना सेल्स, राइट। इसको ब्रैकेट में करके हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 365। मतलब हमारी उधारी कितनी रहती है? 17 दिन की। अच्छा, 17 डेज। पर अगर मैं क्वार्टरली डेटा लेता हूं, जैसे अभी जो 3 महीने के नतीजे आए, मान लो आपने वो लिए, राइट। तो इसका मतलब ये कि 3 महीने के जो धंधे हैं उसमें उधारी कितनी है, वो यहाँ पे सेल्स का डेटा भी 3 महीने का आएगा, तो इधर 365 आएगा, इधर क्या आएगा? 90 आएगा ना। फिर अगर मैं 3 महीने के सेल्स देख रहा हूँ, 3 में 90। अच्छा हाँ सर, 90। फॉर्मूला याद नहीं रखने की, लॉजिक याद रखने की। आप साल के धंधे ले 30 रहे हो, 30 है 30। बराबर है। ओके ओके। डेप्ट टू इक्विटी, कितना डेप्ट है सर इनका? 1.5 करोड़, डिवाइड बाय टोटल इक्विटी एकदम मजबूत 4,000 करोड़, तो बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है ये तो। ओके सर। राइट। डेप्ट रेशियो क्या करेंगे बताओ? टोटल लायबिलिटीज
डिवाइड बाय टोटल। डेप्ट मतलब लायबिलिटी, याद रखो, टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो टोटल लायबिलिटी खाली 23% है एसेट के सामने, खुशी की बात, राइट, बहुत कम लायबिलिटी। आईसीआर यानी डेब्ट पेइंग कैपेसिटी 106, पर ये 6 महीने के नतीजे, मुझे पता नहीं आपके 9 महीने के नतीजे किधर है, तो 9 नतीजे के, हाँ वो इधर डाल देने के, एक्चुअली 9 अच्छा सर, मंथ, ओके ओके, राइट। तो आईसीआर हो गया अभी रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, हो गया 18%। कितनी अच्छी बात है, 18% रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रही है मेरे को। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी। मालिक साल का 28 गुना कमा रहे, हर साल उन्होंने जितना डाला है उससे 30 गुना पा रहे हैं पूरे समय में। ये जो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट किए उनको मिल रहा है ना सर, क्या प्रोमोटर? हाँ वही ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मालिक अच्छा, पुराने इन्वेस्टर, बराबर। अब ये हमें भी मिलेगा, पर हमें भी तो पुराने इन्वेस्टर को जितना टाइम देना पड़ेगा। यस सर। अब अगर मैंने आज लाख लगाए, मान लो मैं 30 लाख हर साल कमाता हूँ, मेरे को याद ही नहीं हो मैं कौन से भाव पे लिए हुए, क्या लेना देना है भाव का, कोई लेना देना ही सर नहीं। उस समय जो 1 लाख लगाया उसको 28 लाख मिल रहा होगा ऐसा? वही हुआ ना सर, 25 करोड़ लगाया है और साल का कितना कमा रही है कंपनी? अच्छा 722 करोड़। अच्छा, उसका उतना गुना तो हो जा रहा है। हाँ। रिटर्न ऑन एसेट, टोटल एसेट जो बनी है कितना हुआ? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट 14%, राइट। बहुत अच्छी बात हुई 14%। अब ये फॉरवर्ड पी कितना होगा सर? आपने यहाँ पे ईपीएस कौन सा लिया है? यहाँ सर ये इसमें कुछ डाटा में कुछ गड़बड़ आ रहा था सर, मैंने ये जो इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है सर, ये कंसोलिडेटेड ट्रेल ईपीएस का मैंने किया है। हाँ, पर इसमें ट्रेल का कोई लेना देना नहीं। इसमें क्या आएगा? फॉरवर्ड ईपीएस में 2023 में कितना ईपीएस होगा वो आएगा। अच्छा सर, राइट, तो वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ 15% का ग्रोथ है आपके, ये 15% डाला हुआ है ना, राइट। मार्जिन हमारे है 7.65%, मतलब 690 करोड़ का इस साल का प्रॉफिट है। अब ग्रोथ ढूंढ लो कितना आएगा, 690 डिवाइड बाय 812। 15% से प्रॉफिट गिरेगा, 15% से ईपीएस गिरेगा। यहाँ पे हमने प्रॉफिट देखा, यहाँ पे ईपीएस डाल दिया मैंने। सर यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया, उसमें तो 11% करीब आ रहा था वो प्रॉफिट गिरेगा करके। वो इसलिए 9 मंथ का जो, अच्छा राइट। देखो असल में सेल्स मैंने कितना बोला आपको? 20% रखना चाहिए। अच्छा राइट, तो मैं सुधार देता हूँ, मैंने यहाँ पे सेल्स 20% कर दिया। अच्छा 720 करोड़ का प्रॉफिट और 11% हो गया ना सर? हाँ तब सही आ गया। हाँ 11%, यही बराबर है। 57 ओके, और फेयर वैल्यू हमारा 1700। तो मेरा फॉरवर्ड ईपीएस 57 हुआ। इधर 57 लिखने का सर, इधर लिखने का नहीं, ऐसे सिलेक्ट कर लेने का, इज इक्वल टू। हाँ सर ये भी सिखाया सर हम प्रसाद सर में। हाँ, तो 57 का फॉरवर्ड ईपीएस। अब मेरा फॉरवर्ड पी निकलेगा, मेरा प्राइस है 2544 और ईपीएस है 57, मतलब कितना पी हुआ सर? 45 का पी हुआ। ओके सर, 45 का पी है और प्रॉफिट गिर रहा है। प्रॉफिट में भूल जाओ, सेल्स 20% का है, तो ये पी ज्यादा हुआ कि नहीं? 20% की ग्रोथ के सामने 45 का पी। तो शेयर अगर करेक्ट होता है, नीचे आता है, तो मेरे वैल्यूएशन प्रॉपर हो जाएंगे। ओके सर, इसी प्रकार से ये सारे डेटा डाल सकते, राइट। ओके सर, यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है, कहिए, बोलो राजकुमार जी, क्या कह रहे हो? मेरा क्वेश्चन जो है वो है सर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड। हाँ
सर आज के बजट में आया है कि बराबर है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का बराबर है। और जो बेनिफिट मिलता था 1010D का, वो हाँ भी वो हो रहा राइट, है। तो बराबर फिर है। अब इनकी पॉलिसी, अब इसमें करना क्या है? यानी लोग तो अधिकतर इसकी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, टैक्स बचाने के लिए अपनी पॉलिसी लेते थे इनसे। बराबर है, सही बात है। तो सर अब इसमें क्या करना है अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको प्रीमियम ग्रोथ जो मिलता था अभी तक लाइफ इंश्योरेंस में, हमें 15 से 20% का ग्रोथ उम्मीद करना ही चाहिए प्रीमियम, राइट। अब ये बात भी है कि जो 15-20% का ग्रोथ मिलता था उसमें इनकम टैक्स बेनिफिट भी एक बड़ा पोर्शन था। तो अब आपको तैयार होना चाहिए कि ये ग्रोथ आपका डिक्रीज हो जाएगा। आज का जो इन्होंने अनाउंस किया उससे मार किधर पड़ेगी, डिमांड में यानी सेल्स में कि प्रॉफिट में? सर मेरे को तो सबसे ज्यादा इनकी वो लग रहा है सेल्स में ही होगा। सेल्स, तो सेल्स जो इनकी है वो डिक्रीज हो जाएगी सर, उसमें कोई डाउट ही नहीं। बराबर, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं भी मिला तो भी आपकी कंपनी 15% का ग्रोथ इसलिए देने वाली है क्योंकि इंश्योरेंस अंडर पेनेट्रेटेड, उसकी जरूरत है, लोगों को उसकी जरूरत लगती है और लोग लेंगे। बेनिफिट इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि बहुत ही जब लो पेनिट्रेशन होता है तो ये सोचते हैं कि चलो ये बहाने लोग ले ले, राइट। लेकिन जैसे अभी इंश्योरेंस का बिजनेस ऑलरेडी बढ़िया ग्रो होता जा रहा है तो धीमे धीमे जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो निकाल देते हैं। वैसे भी ये बेनिफिट दुनिया भर में नहीं, दुनिया भर में लोग क्यों लेते हैं? प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं, राइट। हमको प्रिपेयर रहना है, जो ग्रोथ हमने उम्मीद किया था वो ग्रोथ में कमी आएगी। 15% ग्रोथ सोचो, हम अभी तक कहते थे कि 3% वेटेज रखने का, राइट। आज के अनाउंसमेंट के बाद हम भी हमारा वेटेज डिक्रीज करके 2.5 कर देंगे, 2.5। तो यानी अगर ऑलरेडी लिया हुआ है और वेटेज 3% है, हाँ, तो 0.5 पे लाने के लिए थोड़ी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी। कम करनी पड़ेगी, तो अच्छा 2.5 कर देने का। बराबर है। जब कभी आपको इसमें रिकवरी दिखाई देगी, देखो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी या बिल्कुल डब्बा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप इसको 2 साल में 700 देखने ही वाले, राइट। पर भविष्य के लिए तैयार रहो। ये पहले जो दौड़ने वाला था, जो ग्रोथ देने वाला था, वो नहीं देगा, तो हमें इसको 700 पे थोड़ा कम करना है, बराबर कि नहीं। हम इसमें बहुत ज्यादा होल्डिंग 4-5% नहीं ले जाएंगे, 2.5% इनफ है। देखेंगे कि ये बेनिफिट निकलने के बाद भी ग्रोथ आता है कि नहीं आता है। बराबर है सर। या तो सर इनमें से HDFC लाइफ, SBI लाइफ और बजाज फिनसर्व तीनों में से कौन सी सही है करंट सिचुएशन एसबीआई को का देखते ग्रोथ हुए? बहुत अच्छा है। एसबीआई नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, पर गवर्नमेंट होने के कारण थोड़ा डर लगता है बहुत बार, राइट। तो सेकंड नंबर पे आती है एचडीएफ। एचडीएफसी पे प्रायोरिटी ज्यादा रखनी चाहिए। और बजाज फिनसर्व नहीं? बजाज फिनसर्व की जो बजाज अलियांस है, लाइफ इंश्योरेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस, वो अच्छी टॉप 5 कंपनियों में आती है। तो अभी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं आएगी सर, प्रायोरिटी पे आपकी एचडीएफसी लाइफ ही आएगी। अच्छा, और ICICI का कोई लिंक नहीं है ना इस नहीं अनाउंसमेंट? नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग ही चीज होगी, वो तो हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस हो गया, अच्छा राइट सर। ठीक है सर। या तो हम अभी अगले हफ्ते से, अगले हफ्ते मतलब कल से, अब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखना चालू करें, चार्ट्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रिजल्ट है इनको भूल जाएंगे। इन्हीं रिजल्ट को अब हम चार्ट के साथ जोड़ने वाले। अब हम कल से ही चार्ट सीखेंगे और अब देखोगे कि चार्ट कैसा रिजल्ट और फंडामेंटल के साथ ये चार्ट आपके चलते हैं, राइट। तो बड़ा काम लगेगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बाद में देखने की चीज है, राइट। पहला फंडामेंटल देखना चाहिए, फिर उसकी चाल को समझना चाहिए चार्ट। तो अब हमारी आने वाले पूरे महीने तक चार्ट की पढ़ाई होगी। मैं शुरुआत करूंगा बिल्कुल बेसिक से। मैं ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करूंगा कि आप लोग जानते हो, हालांकि मैं जानता हूं कि आप से बहुत से लोग चार्ट बहुत यूज करते होंगे, पर मैं ये सोचूंगा कि आप सबकी शुरुआत है बिल्कुल जीरो से, मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। और लेमेन से लेके हम वहां पे भी एडवांस लेवल पे जाएंगे, ऐसे लेवल पे जहां पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस मैं कहां पे ऐड करूं, कहां पे मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ये सारी चीज आपको पता चलेगी। ऑलराइट, तो पहले से ध्यान दीजिएगा फर्स्ट एपिसोड। सर
एक चीज पूछनी थी सर। बोलो वीरेंद्र आज भाई। सर अडानी इंटरप्राइज को मैं देख रहा था सर। हाँ उसका लोअर सर्किट लगा सर 20% पे, बराबर फिर वो लोअर सर्किट फिर टूट गया, फिर 25% का लोअर सर्किट आया। बराबर है। फिर देखें लो 25 भी ब्रेक करके फिर 30 आया, फिर हाँ 30 ब्रेक करके फिर 35। तो ये लोअर सर्किट ब्रेक कैसे हो जाता है सर, और ये कहाँ से पता चलता है कि और नीचे जाएगा इस टाइप का सर? तो वो तो सर उसको तो वॉलेटिलिटी रहनी है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया, ये डेप्ट ये प्लेज तैयार रहना है। अगर अदानी की कोई भी कंपनी लेंगे तो आज नहीं, हमने जैसे मैंने आपको वीडियो 2 साल पुराना अभी भेजा था बीच में। हाँ सर, एक देखा था 1 साल पहले का मैंने तो आपका। मतलब वो अभी हम पहले कि से उसका कहते हैं कि मार्केट कैप बहुत ज्यादा है सेल्स की तुलना में, मार्केट कैप बहुत मतलब कई बराबर है। पर टाइम्स देखो ज्यादा उससे भी है। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, मार्केट कैप ज्यादा हो तो, पर फंडामेंटल भी ऐसे होने चाहिए ना। अच्छा हर एक पे डेप्ट है, मार्जिन कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये सब चीजें होती जाएगी हमेशा। ये आज हुई है, ये वापस दौड़ने वाली है। कंपनी वापस दौड़ेगा 3-4 साल बाद, कुछ और होगा। तो दूर रहने का ये सब कंपनियों से। ओके सर ओके। बराबर, आप अच्छा सर, प्रेडिक्ट उनको कर सकते हो जो प्रेडिक्टेबल हो। सर अच्छा एक पतंजलि में भी वही हुआ है, पतंजलि में क्या इश्यू होगा? नहीं नहीं, पतंजलि एडिबल ऑयल से नीचे आ रहा है। वो तो जितनी भी एडिबल ऑयल की कंपनियां है वो सब नीचे आ रही है अभी। हाँ ओके। बराबर ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। एडिबल ऑयल का प्रॉब्लम है, राइट, और उसकी वजह से दाम रॉ मटेरियल के बढ़ रहे हैं, तो प्रिपेयर रहना है। मार्जिन इनके डिक्रीज हो जाएंगे और, बराबर, अभी कोई सर चिंता नहीं है। एसआईपी कर सकते हैं। सर पीयूष सर, सर हाँ जी। एक क्वेश्चन आ गया है इसी से, ये हाँ जो इन्होंने नाम लिया ना पतंजलि हाँ का, हाँ sorry, अदानी का। सर आप राइट। एक बारी सर मेरे को, एक बारी आप अंबुजा सीमेंट खोलेंगे बीएससी इंडिया पे? सर उसमें ना अंबुजा। मेरे को शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक क्वेश्चन है। एक ओके बारी आप ओके। अंबुजा सीमेंट में जाइए, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाइए। हाँ सर इसमें ये बताइए कि इसमें प्लेजिंग कितनी है? कोई नहीं है। सर, इसमें प्लेजिंग है नहीं, हम्म। राइट। ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर प्लेज और अदरवाइज अनकम बढ़िया रही ना सर। सर ये प्लेज है सारे ये? 100%, मतलब एक शेयर बाकी नहीं है जो प्लेज नहीं है। ये तो सर फिर पूरे के बहुत पूरी सबसे प्लेज। खराब कंपनी हो गई सर ऐसे में। देखो अंबुजा बहुत अच्छी कंपनी थी, राइट, मल्टीनेशनल कंपनी थी, पर वो लोग, ये मल्टीनेशनल थी, ग्रोथ करते नहीं थे। उनको इंडिया में करना नहीं था काम, तो बेचना था। अदानी ने खरीदी, अब अदानी के पास पैसे तो है नहीं, राइट। तो ये लोगों ने जुगाड़ किया, अलग अलग जगह से पैसा इकट्ठा किया, और अभी अंबुजा एसीसी एक बड़ी सीमेंट की कंपनी ले ली। बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे क्योंकि इनको धंधा करना आता है, राइट। पर ये सब तैयारी रखने की पहले से, अंबुजा जब बिकी तभी हम कह रहे थे सब अभी तैयार हो जाओ, अंबुजा डेप्ट फ्री नहीं रहेगी। अंबुजा नहीं पे डेप्ट आएगी, शेयर बेयर प्लेज हो जाएंगे, ये सब कहानी चलती जाएगी। सर मेरा बराबर सर। सर मेरा क्वेश्चन यहीं पर ही है। हाँ। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, इसमें हमें ये बता रहा है कि आप इसके एक बारी शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो ये है ना स्टेटमेंट शोइंग, हाँ इस पे क्लिक करिए। प्रमोटर वाला। इसमें देखो इंडियन में दिखा रहा है 0, और बराबर है। फॉरेन में दिखा रहा है कि फॉरेन प्रमोटर्स के पास इतनी होल्डिंग है, और इंडियन राइट। प्रमोटर्स के पास कोई होल्डिंग ही नहीं है। बराबर है। अब मेरा क्वेश्चन यहीं से ही शुरू होता हाँ, है। पर ये गलत है सर, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। अच्छा चलो ये ठीक है, अपडेट नहीं नहीं हुआ। हुआ है। देखो असल बात यहाँ पे है, ये डिस्क्लोजर में आ जाओ, एसएसटी में हम आए, तो अच्छा। यहाँ पे लेटेस्ट कहाँ अपडेट हुआ है, 15। देखो ये लोग निकल गए, निकले ना ये लोग, हम्म। राइट। ये मालिक है कंपनी के, इन्होंने पूरा इनडायरेक्ट सेल कर दिया, और ये सेल पूरा किसने लिया है? एंडेवर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो कि अदानी की कंपनी है। तो ये सर ये पुराने मालिक है, जो फॉरेनर थे। दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी है ये, और इन्होंने ये एंडेवर को बेच दिया है। तो अभी 63% हिस्सा ये नए प्रमोटर का है, राइट सर। तो फिर उसने तो बेच दिया ना, तो फिर ये वहां पे प्लेज क्यों दिखा रहा है 100%? वो और इसका सर प्लेज नहीं है सर, हाँ। वो प्लेज का डेटा लेटेस्ट है। उन्होंने मालिक वालिक उसमें नहीं लिखा है कि किसका प्लेज है। देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रमोटर प्लेज। ये जो प्लेज का जो डेटा है 100%, वो किधर बता रहा है? प्रमोटर। तो जो इनके प्रमोटर है, उनके ये पूरे शेयर अभी इन्होंने गिरवी रखे हुए, यानी बराबर। प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे हुए हैं। हाँ तो सर मेरा क्वेश्चन
एक बार दोबारा से शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाइए, वो स्टेटमेंट में। तो अभी गए थे ना सर, वो हाँ, प्रमोटर गलत है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अपडेट नहीं हुए वहां पे अभी। चलो ठीक सर, गलत है। मेरा क्वेश्चन हाँ। वहीं से ही शुरू होता है कि मान लो कि प्रमोटर की होल्डिंग प्रमोटर के पैटर्न में दिखाता है हाँ। सपोज 60%, ठीक है, हाँ। किसी कंपनी का, हाँ। और उसमें से दिखाता है कि 35% प्रमोटर के पास है, इंडियन प्रमोटर के पास, और हाँ। 25% फॉरेन प्रमोटर के पास है। बराबर है। अब बराबर। अगर हम उसका प्लेज का डेटा देखते हैं जाके, हाँ। वहां पे दिखाता है कि 10% शेयर प्लेज है। सपोज बराबर। करो ऐसी कोई सिचुएशन हमें राइट। मिलती है, हाँ। तो अब तो हम इसमें से कैसे पता लगाएंगे कि वो इंडियन प्रमोटर ने प्लेज करा हुआ है या फॉरेन प्रमोटर ने प्लेज करा हुआ सर है? वो पता लगा कि हमको कोई काम नहीं है, हमको इतना काम है कि भाई मालिक ने अच्छा। गिरवी रखा हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो फॉरेन के मालिक ने रखा हो या इंडिया के मालिक ने रखा हो, हम क्या करें? सही बात है कि नहीं? हम क्या आप ये करेंगे? कह रहे देखो हो कि मालिक जो है, अभी कोई ये भाई है या वो भाई है, XYZ जो भी है, वो मालिक है और मालिक ने अपने शेयर गिरवी रखे हुए, तो ये इंडिकेटर अच्छा नहीं है जिसने भी रखे हो। अच्छा। बराबर है। वो हमारा मतलब, मेरे को नहीं लगता है चलो फॉरेन वाले ने रखा तो हम क्या कंक्लूजन पे आएंगे, या इंडियन ने रखा तो क्या कंक्लूजन पे आएंगे? में कुछ है ही नहीं ना, प्लेज में रखा वो इंपॉर्टेंट। अच्छा, राइट। ओके सर। या और ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से रेट पे प्लेज करके रखे हुए हैं, ये पता लग सकता है BSE इंडिया से? सर प्लेज जो रखते हैं उसमें रेट नहीं होता। ये क्या होता है, इन्होंने जैसे इतने शेयर गिरवी रखे, तो जो तारीख पे इन्होंने गिरवी रखे होंगे उसमें जो भाव चल रहा होगा, उसका अच्छा। कट ऑफ प्राइस 25% लेस प्राइस पे ये लोग प्लेज करते हैं। मतलब अंदाजे से कह रहा हूँ, डिपेंड करता है कंपनी पे। ए ग्रुप की कंपनी, डेप्थ वाली कंपनी, जितनी अच्छी कंपनी उतना कम कट ऑफ होता है। राइट। पर एक भाव पे उन्होंने प्लेज रख दिया, उतना पैसा मिल गया, फिर ये लोग लायबल होते हैं। शेयर नीचे आ जाए तो इनको मार्जिन भरना पड़ता है, नहीं भरेंगे तो ये लोग शेयर बेचेंगे प्लेज वाले। अच्छा, तो सर इधर ये जो डिस्क्लोजर्स में प्लेज करके जो दिख रहा है यहाँ पे, वो हाँ। क्या बता रहा है सर फिर हमें? एक तो हमने यहाँ से चेक कर लिया, हाँ। हाँ। एक सर ये डिस्क्लोजर्स आता है ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है, जहां से आपने, अच्छा ये। हाँ, इसमें एक राइट। आता है ऑप्शन प्लेज का। हाँ, ये सारी आपको लेटेस्ट डिटेल देते हैं सर। अभी मैंने कहा FAST में जाके नहीं देखा। नहीं नहीं, एक प्लेज का भी तो बना हुआ है नीचे, वो हाँ, उसको क्या करना है? और उसको वही देखना समझा है। रहा हूँ सर मैं। यहाँ पे भी डिटेल दी कंसोलिडेटेड हुई है प्लेस प्लेज दिखा रहा की, है, हाँ, यहाँ पे भी कंसोलिडेटेड डिटेल प्लेस। दी हुई है शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पे हमने FAST में जाके क्या देखा था अभी लेटेस्ट। तो अच्छा। वैसा ही जो भी लेटेस्ट प्रक्रिया हो रही होगी आपको हर एक में मिलेगी। प्लेज में मिलेगी, रीजन फॉर एंटरप्रेन्योर्स में मिलेगी, अगर कुछ हुआ है तो इनसाइडर ट्रेडिंग में लेटेस्ट मिलेगी। तो ओके। जो भी एक्टिविटी चलती जाएगी वो इधर अपडेट होती जाएगी। अच्छा। ये उसका मूल बाहर का पिक्चर है। लेटेस्ट क्या चल रहा है, अभी कुछ हुआ प्लस माइनस, तो आपको इधर से पता चलेगा ये यहाँ पे क्लिक करके। बराबर है, ये सीधा बता रहा है कि 10 बैंक के वहां पे इन्होंने गिरवे रखा हुआ है। ओके। राइट, एंडेवर में। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू तो सर। रेडी हो जाओ सब लोग अभी नेक्स्ट वीक के चार्ट के लेसन के लिए। पहले वीक से साथ में रहना, ताकि बढ़िया सी सर लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस की भी सबको मिल पाए। और सर सर अगर एक इस रिक्वेस्ट था बीच सर। अगर कोई क्वेश्चन आ गया फंडामेंटल हाँ से हाँ रिलेटेड, तो सर कैसे रीच करें आपको? सर, फंडामेंटल कहानी खत्म नहीं हुई, टेक्निकल सीखेंगे उसके बेस में तो फंडामेंटल ही रहने वाला है। तो ये फेयर वैल्यू की स्प्रेडशीट तो हम अभी आखिरी हफ्ते तक खोलेंगे, और जितने नतीजे आएंगे उसको भी अपडेट करते जाएंगे। हम चार्ट इसी में बनाने वाले हैं सर, यहाँ पे नीचे ही चार्ट डालेंगे जुबिलेंट। अच्छा। राइट, तो फंडामेंटल खत्म नहीं हुआ है, पर अभी हमारा टॉपिक टेक्निकल रहेगा, बेस फंडामेंटल ही रहेंगे। ऑलराइट। ऑलराइट सर। या ये वीरेंद्र जी कुछ पूछ रहे थे हाँ, क्वेश्चन। वीरेंद्र भाई सर कुछ कह रहे थे आप? कुछ नहीं ना सर, रिक्वेस्ट था एक तो, हाँ कि हम बोलो। लोग ये टीम में अपने पार्टिसिपेंट 15 दिखा रहा है, बाकी हम लोग किसी से टचअप नहीं है सर। तो इनका कोई बराबर। नंबर रहेगा तो हम लोग आपस में भी एक दूसरे से क्वेरी डिस्कस बराबर कर सर, पाएंगे आपका सर। ग्रुप है ना व्हाट्सएप के ग्रुप में, ये सब लोग हैं। तो सर सर नहीं कहाँ जा बना रहे हुआ सर ना, हमारे सर बहुत ग्रुप? बड़ा ग्रुप हो जा रहा है सर इसमें, मतलब और लोग भी है ना इसमें। हाँ, पर अच्छा है जनवरी ना सर बैच कि है, जितने फिर भी वो अलग बैच अलग, है, जितनी भी तो अलग अलग इनके बैचेस होती है ना कांटेक्ट वीरेंद्र नंबर भाई, हम लोग मिल जाए तो फिर हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। वीरेंद्र भाई जितनी भी अलग अलग बैचेस होती है, सब स्टूडेंट एक साथ ही और सब आपके जैसा ही सीखे हुए। राइट, ओके सर, तो अच्छा आप अच्छा अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो ग्रुप में, कभी कोई क्वेरी हो डाल सकते हो, आपने अच्छा कोई अच्छा। रिसर्च किया डाल देने का ग्रुप के अंदर,
दूसरे लोग भी देखेंगे। और होगा कि अभी आप नए हो, धीमे धीमे ये होगा कि जैसे कलकत्ता में अपनी कभी लाइव मीटिंग होगी तो वो एरिया के सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो उसमें आपकी दूसरे लोगों से मुलाकात होगी। अब धीमे धीमे आपकी सब लोगों से पहचान हो जाएगी। ओके, बराबर है या ओके। तो चलो मिलते हैं फिर थैंक यू कल सर, से नई लर्निंग के लिए, राइट? थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। धन्यवाद। थैंक यू सर।